फ्रेंड्स आ चुका है मैं एक और नई वीडियो के साथ। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2 प्रोसेस मैनेजमेंट। अब पहले हमने जो पढ़ा था क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे कि वो जो प्रोसेस होता है उसके अंदर सीपीयू के अंदर वो किस तरह से होता है और उसको मैनेज कैसे हम करेंगे वो देखते हैं। देखिए, ए प्रोसेस कैन बी viewed एज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन एंड इट इज़ यूज्ड एज ए यूनिट ऑफ वर्क फॉर ए प्रोसेसर। अब जो भी प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है कि काम को करना, उसको रन करना, उसको प्रोसेस करना, उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। अभी देखिए, टू पुट दिस अनदर वे यू कैन से दैट द प्रोसेसर सिमल्टेनियसली हैज़ टू मैनेज सेवरल एक्टिविटीज़ एट वन टाइम एंड ईच एक्टिविटी corresponds to one process. A process will need certain resources such as CPU, time, memory, files and input-output devices to accomplish its task. प्रोसेस को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोसेस तभी ना होगा जब उसके पास डेटा होगा, उसके पास टाइम होगा, उसके पास मेमोरी स्पेस होगा, उसके पास वो फाइल्स होंगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से ही वो उसको प्रोसेस कर पाता है कोई भी डेटा को, है कि नहीं। आप इनपुट डालोगे तभी ना उस डेटा को वो प्रोसेस करेगा, और उसके पास टाइम होगा, कितने टाइम में प्रोसेस करेगा, और मेमोरी में जो मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी उसको प्रोसेस करने के लिए। ओके, तो चलिए, दिस रिसोर्स आर एलोकेटेड टू द प्रोसेस आइदर व्हेन इट इज़ क्रिएटेड और व्हाइल इट इज़ एग्जीक्यूटिंग। प्रोसेस मैनेजमेंट मैनेजेस द एलोकेशन ऑफ प्रोसेस टास्क और जॉब्स टू ए प्रोसेसर। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेज करता है प्रोसेस जो भी होता है ना, उसको एलोकेट करता है, सीपीयू के पास भेजता है, उसके पास टास्क करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस इज सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनिंग। देयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अप्रिशिएट दिस कॉन्सेप्ट फुल्ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से समझना। अब चलते हैं, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनोलॉजी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टर्मिनोलॉजी है इसमें क्या क्या होता है, यूज़र होता है, उसमें जॉब होता है, प्रोसेस होता है, एड्रेस स्पेस होता है। ये इसमें 4 पॉइंट्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टर्मिनोलॉजी है इसमें देखिए, यूज़र में ए यूज़र इज़ एनीबडी हु डिजायर्स वर्क टू बी डन बाय कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड ऑन हिज इंस्ट्रक्शन। एक यूज़र जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के जरिए वो अपना काम करवाता है, ठीक है, उसको हम यूज़र कहते हैं। अब चलते हैं जॉब। जॉब इज़ ए कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ नीडेड टू अकम्प्लिश द रिक्वायर्ड टास्क। जो उसको काम करने के जिसको काम करवाना है उसके जो एक्टिविटी को जो कलेक्शन है ना, उसको हम जॉब कहते हैं। मतलब डेटा हो गया, कुछ भी हमें अगर काम जो चीज़ होता है उसे हम जॉब कहते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस टास्क क्या हो गया, इट इज़ ए कंप्यूटेशन दैट मे बी डन कंकरेंटली विद अदर कंप्यूटेशंस। अब प्रोसेस टास्क का मतलब है जो भी हमारा डेटा है उसको प्रोसेस करना, ये हमारा प्रोसेस टास्क कहलाता है, ठीक है। या उसको टास्क कह लो या प्रोसेस कह लो। उस जैसे मान लो A+B हमने टाइप किया तो उसको प्रोसेस करेगा, तो A+B सीपीयू जो है उसको प्रोसेस करेगा ना, A+B या फिर 2+2, ये सब प्रोसेस का काम होता है उसको प्रोसेस करने के लिए। अब एड्रेस स्पेस में देखिए, द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट आर एक्सेस्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस फॉर्म एन एड्रेस स्पेस। द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट आर एक्सेस्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस फॉर्म एन एड्रेस स्पेस। अब जब भी हम प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होता है, जो रन कर रहा होता है, जब प्रोसेस हो रहा होता है, उस समय उसका जो कलेक्शन जो होता है किसका, एड्रेस, वो जो एड्रेस स्पेस जो होता है उसका वो फॉर्म कर देता है। किसका, इनपुट आउटपुट का भी हो सकता है, सीपीयू का भी एड्रेस हो सकता है वो। देखिए, द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट आर एक्सेस्ड। डेटा का कलेक्शन या फिर प्रोग्राम का कलेक्शन कह लो, वो डेटा ही होता है, उसका कलेक्शन करके उसको जो एक्सेस करता है, उसको प्रोसेस करता है ना, उस प्रोसेस में वो एक एड्रेस को इस पर फॉर्म कर देता है, क्रिएट कर देता है एक एड्रेस। किसका, इनपुट आउटपुट का उपयोग डिवाइस का हो सकता है या फिर सीपीयू का एड्रेस क्रिएट कर देता है, ठीक है, उसे हम एड्रेस स्पेस कहते हैं। अब देखिए, ये डायग्राम कर लीजिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। यूज़र 1 कर लिए जॉब, ये रहा जॉब, यूज़र क्रिएट्स, इस जॉब को यूज़र ने क्रिएट किया है, और सिस्टम क्रिएट्स, ये प्रोसेस या कितने 4 प्रोसेस सिस्टम ने क्रिएट कर दिया है इस जॉब को करने के लिए। 2 प्रोसेस क्या करेगा, सीपीयू का एड्रेस स्पेस लेगा, और 2 प्रोसेस करेगा इनपुट आउटपुट का प्रोसेस लेगा, ठीक है।
क्योंकि जॉब जो है इनपुट या फिर आउटपुट के द्वारा भी दिखाया जा रहा है ना। इनपुट के द्वारा हमारे पास वो डेटा आ रहा है और आउटपुट के द्वारा शो करेगा, और प्रोसेस करने के लिए सीपीयू की ज़रूरत है। तो ये सब जो है हमारा इसमें चारों प्रोसेस इसमें है, ठीक है। अब यूज़र 2 देखिए, जॉब इसमें 3 प्रोसेस है। अब 3 में से 2 जो है हमारा सीपीयू के पास जा रहा है और एक में ही हमारा इनपुट आउटपुट का प्रोसेस स्पेस एलोकेट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, डेफिनेशंस ऑफ प्रोसेस। अब प्रोसेस का मेन डेफिनेशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन करंटली में जो प्रोग्राम चल रहा है, रन कर रहा है, उसी को हम प्रोसेस कहेंगे। ओके, तो इसको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि यूज़र ने 2+5 एंटर किया कीबोर्ड में। अब जो है सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगी। 2+5 कितना होता है, 7 होता है। तो वो प्रोसेस जब हो रहा है करेंटली में, उसी को हम प्रोसेस कहेंगे। और प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जो आंसर आया उसको आउटपुट कहते हैं, उसे प्रोसेस नहीं कहेंगे, ठीक है। जब करेंटली में जो प्रोसेस हो रहा है ना, उसे हम प्रोसेस कहेंगे। अब चलते हैं आगे। ये सारे 3 डेफिनेशंस है, इनमें से सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये रहा हमारा, सबसे ऊपर लिखा हुआ मैंने, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन करेंटली। एग्जीक्यूशन मतलब रनिंग, जो करेंटली में जो प्रोग्राम रन कर रहा है उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। अब चलते हैं डिफरेंस बिटवीन ए प्रोग्राम एंड ए प्रोसेस। अब प्रोग्राम और प्रोसेस में आप कंफ्यूज मत होना, इसका देखिए डिफरेंस बताना है। ए प्रोग्राम इज डिफाइंड एज सीक्वेंस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वेयर एज ए प्रोसेस इज मोर देन द प्रोग्राम कोड। अब प्रोग्राम कोड से ज़्यादा ही होता है हमारा प्रोसेस में सब कुछ प्रोसेस होता रहता है, जितना भी डेटा है उसको प्रोसेस करेगा। और प्रोग्राम क्या होता है कि एक सीक्वेंस सेट होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है। जैसे एक प्रोग्रामर है, आप सी लैंग्वेज का कोड लिखते हो, उस पूरा कोड जो है एक सेट आपका हो गया, पूरा एक फाइल होगी, उसके जो पूरा प्रोग्राम है उसे हम कहेंगे प्रोग्राम। और जो प्रोसेस है उसको पूरा प्रोसेस करेगा, एक 1 by 1 सब चीज़ें, उसे प्रोसेस प्रोग्राम देन द प्रोग्राम कोड विच समटाइम्स नोन एज द टेक्स्ट सेक्शन। इट आल्सो इंक्लूड्स द करंट एक्टिविटी एज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। तो देखिए, इंक्लूड्स द करंट एक्टिविटी एज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। अब कहने का मतलब है कि प्रोसेस में क्या होता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है उसे भी होल्ड करके रखता है प्रोसेस। तो ये होता है प्रोसेस में डिफरेंस। और प्रोग्राम में क्या होता है कि वो एक सेट को जो होता है इंस्ट्रक्शन होता है, उसका उस सीक्वेंस जो होता है उसको सिर्फ प्रोसेस करता है, ठीक है। उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम मतलब एक सेट होता है उस इंस्ट्रक्शन का, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। ओके, अब प्रोसेस में देखिए कई चीज़ें होती है। देखिए, एंड द कंटेंट्स ऑफ द प्रोसेसर्स रजिस्टर्स। प्रोसेस के अंदर प्रोसेसर जो होता है वो उसमें रजिस्टर्स होते हैं, वो उस रजिस्टर्स के साथ जो कॉन्टैक्ट में रहता है। इन एडिशन ए प्रोसेस जनरली इंक्लूड्स द प्रोसेस स्टैक विच कंटेन्स टेम्पररी डेटा सच एज फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेस। करने का मतलब है जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको जब रन करेगा तो उसका जो मेन एड्रेस, जहाँ पर वो पहले स्टार्टिंग एड्रेस जो था उसको भी होल्ड करके रखती है, और उसका जो पैरामीटर्स है, उसका जो फंक्शंस है, उसको भी वो उसको होल्ड करती है, ठीक है। एंड लोकल वेरिएबल्स एंड ए डेटा सेक्शन विच कंटेन्स ग्लोबल वेरिएबल्स। और इसके वो जो प्रोसेस है इसका अपना खुद का लोकल वेरिएबल होता है जिसमें डेटा सेक्शन होता है और ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं इसके पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, बहुत ही आसान है, बस एग्जाम में आपको ये कर देना, ठीक है। ए प्रोग्राम बाय इटसेल्फ इज नॉट ए प्रोसेस। एक प्रोग्राम जो है खुद एक प्रोसेस नहीं होता है। ए प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी सच एज द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल स्टोर्ड ऑन डिस्क। सो देखिए, प्रोग्राम क्या है, ए प्रोग्राम बाय इटसेल्फ इज नॉट ए प्रोसेस। प्रोग्राम खुद में एक प्रोसेस नहीं कहलाएगा। ए प्रोग्राम इज ए पैसिव एंटिटी। प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी होता है जिसमें क्या हो गया, सच एज द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल स्टोर ऑन डिस्क। जो भी फाइल होता है उसका कंटेंट्स होता है, जो भी डाटा होता है वो डिस्क के अंदर स्टोर हुआ रहता है, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, उसको पैसिव एंटिटी में ये रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, वेयर एज ए प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी। प्रोसेस को हम एक्टिव एंटिटी में रखते हैं विद ए प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाइंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट एंड सेट ऑफ एसोसिएटेड रिसोर्सेज। अब कहने का मतलब जो प्रोसेस होता है वो पहले जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना होता है उसको भी वो होल्ड करके रखती है, उसके बाद वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने लग जाती है, उसे हम प्रोसेस कहते हैं। वो हमारा एक्टिव एंटिटी में आता है क्योंकि ये एक्टिव रहता है, हमेशा एक के बाद एक प्रोसेस करता रहता है, ठीक है।
समझ गए प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या अंतर है। अब देख जैसा कि डायग्राम में बताया गया, प्रोग्राम पैसिव एंटिटी, प्रोसेस एक्टिव एंटिटी। अब देखिए अब हम चलते हैं आगे, प्रोसेस स्टेट्स एंड देयर ट्रांजिशंस। प्रोसेस के स्टेट्स क्या क्या हैं और उसके ट्रांजिशंस क्या क्या है। देखिए व्हेन ए प्रोसेस इज बॉर्न इट्स लाइफ इन द सिस्टम बिगिंस। जब भी एक प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तो उसका जो लाइफ होता है ना शुरू हो जाता है, मतलब उसका एक एंड आएगा ही आएगा। फिर ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस ए प्रोसेस गोज थ्रू ए सीरीज ऑफ डिस्क्रीट स्टेट्स, और वी कैन से दैट एज ए प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट्स चेंजेस स्टेट। उसका जो स्टेट होता है ना चेंज होता रहता है, क्योंकि प्रोसेस किसी भी एक स्टेट में नहीं रहता है। जैसे अभी वो कोई भी हमने मान लीजिए डेटा इनपुट दिया 2+2, तो 2 जो इनपुट आया, फिर उसके बाद जो हमने दूसरा इनपुट दिया, फिर अब जो है हमारा रेडी स्टेट में आ गया है। तो वो जो प्रोग्राम है जो भी हमने एंटर किया है वो हमारा रनिंग में हो सकता है और रेडी स्टेट में भी हो सकता है और कंप्लीट हो सकता है, मतलब एग्जीक्यूट में, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बताया वेटिंग ब्लॉक या फिर ब्लॉक स्टेट में। तो जैसा मैंने कि बताया अभी आपको, सो देखिए जैसे ही हमने 2+2 एंटर किया, तो जो हमारा 2+2 है वो हमारा न्यू स्टेट में है, ठीक है। और जब वो रेडी स्टेट में कब आ रहा है कि वो देख रहा है कि सीपीयू उसको मिल रहा है कि नहीं। जैसे ही उसको सीपीयू मिल जाता है, फिर वो 2+2 प्रोसेस होता है, मतलब रन करता है, वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा। फिर रन करने के बाद फिर जब उसका आउटपुट आएगा उसके बाद वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा तो ब्लॉक स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्टेट जो होता है चेंज होता रहता है, प्रोसेस स्टेट, उसी को हम प्रोसेस स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम, देखिए न्यू किसको कहते हैं। Whenever a user types a program to execute, the operating system attempt to find this program, and if successful, the program code will be loaded and a system call used to generate a process corresponding to the execution of the program। अब प्रोग्राम को रन करने के लिए वो जो सिस्टम है उसको वो एक जनरेट कर देता है उसको जो प्रोसेस है, ताकि वो प्रोसेस कर सके। उस सीपीयू के पास वो बता देता है कि एक प्रोग्राम यहाँ पर रेडी पड़ा हुआ है, वेटिंग स्टेट में है, मतलब नया जो हमने प्रोग्राम अभी बनाया है, नया जो हमने चीज़ एंटर किया है, ठीक है। अब चलते हैं रेडी वेटिंग फॉर सीपीयू। रेडी का मतलब है वेटिंग फॉर सीपीयू। सीपीयू के लिए वो वेट है, रेडी पड़ा है, वो हमारा जो भी हमने लिखा हुआ है वो रेडी है। सीपीयू के लिए देख रहा है कि सीपीयू के पास टाइम है कि नहीं। जैसे ही उसके पास टाइम, प्रोसेस उसका कंप्लीट होता है जो पहले प्रोसेस कर रहा होगा। तो देखिए there are many process in the memory which may want to execute, but there is one processor which can execute only one process at a time। इसलिए जो, क्योंकि सीपीयू के पास एक ही सीपीयू है, तो वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो उसको वेट करना पड़ जाता है, वेटिंग स्टेट में आ जाता है, रेडी स्टेट में आ जाता है, ठीक है। रेडी है हमारा प्रोग्राम, बट वो वेट कर रहा है किसके लिए, सीपीयू के लिए, क्योंकि वो सीपीयू जो है पुराना वाला जो प्रोग्राम है उसको अभी रन कर रहा होता है, ठीक है। सो अदर प्रोसेस मस्ट हैव टू वेट फॉर द एलोकेशन प्रोसेस, वही चीज़ बता रहा है। अब रनिंग, द सीपीयू इज करंटली एलोकेटेड टू द प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज इन एग्जीक्यूशन। अब प्रोसेस जो है हमारा अभी एग्जीक्यूशन के अंदर है, मतलब रनिंग स्टेट में है, उसी को हम रनिंग कहते हैं। मतलब अब सीपीयू को, अब जो है हमने जो प्रोग्राम लिखा था, जो हमने डेटा डाला था, वो अब सीपीयू को मिल चुका है। अब सीपीयू क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रही है, रन कर रही है। 2+2 कितना होता है वो चेक कर रही है, ठीक है, सीपीयू। अब वेटिंग ब्लॉक स्टेट में क्या होता है कि वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर सच एन इनपुट आउटपुट कंप्लीशन रिसेप्शन ऑफ ए सिग्नल। अब ए प्रोसेस कम्स इन ब्लॉक स्टेट इफ द लास्ट इवेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द प्रोसेस वाज ए रिक्वेस्ट मेड बाय इट टू द सिस्टम। द रिक्वेस्ट इज येट टू बी फुलफिल्ड, हेंस द प्रोसेस कैन नॉट एग्जीक्यूट इवन इफ द सीपीयू इज अवेलेबल टू इट। जब सीपीयू के पास अवेलेबल होता है, मतलब सीपीयू जैसे ही उसको का प्रोसेस कंप्लीट कर देती है, तो कंप्लीट करने के बाद जो स्टेट आता है वो ब्लॉक स्टेट कहलाता है हमारा, ठीक है, उसे हम ब्लॉक स्टेट कहते हैं। और टर्मिनेटेड कौन सा होता है, द प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। अभी जो ब्लॉक स्टेट है ना, इसका मतलब समझो, ब्लॉक स्टेट का मतलब हो गया कि जो प्रोसेस अभी रन कर रहा है ना, उसको रोक करके दूसरा प्रोसेस शुरू कर देना सीपीयू के द्वारा, उसको हम ब्लॉक स्टेट कहते हैं। तो जैसे ए प्रोसेस कम्स इन द ब्लॉक स्टेट इफ द लास्ट इवेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द प्रोसेस वाज ए रिक्वेस्ट मेड बाय टू द सिस्टम। मतलब सिस्टम के द्वारा जो है रिक्वेस्ट जनरेट कर दिया गया है कि आप इसको इस प्रोसेस को आप प्रोसेस करो। तो इस हिसाब से जो हमारा जो होगा, अब ये जो वेटिंग स्टेट है ना, वेटिंग या ब्लॉक्ड तो मैंने आपको बता दिया। वेटिंग में देखिए
कि जो अभी प्रोग्राम जो हमारा रन करने वाला है और सीपीयू वहाँ पर खाली पड़ा है, सीपीयू हमारा खाली है, फिर भी हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, मतलब वो वेटिंग स्टेज में है। अब वेटिंग स्टेज में क्यों है? क्योंकि उसको अभी तक रिक्वेस्ट नहीं आया है सीपीयू के पास कि आप इसको जनरेट कर दो। बट सीपीयू ने अपना काम जो पिछला उसका जो प्रोसेस करना था वो रन कर चुका है, वो खाली बैठा हुआ है। अब सीपीयू के पास अभी तक सिग्नल नहीं आया है, रिक्वेस्ट नहीं आया है कि आप ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर रेडी है, वेटिंग स्टेज में है, जो रन करना चाहता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वेटिंग। ओके, अब चलते हैं अब आगे। टर्मिनेटेड का मतलब होता है जो प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, रन हो चुका है, 2+2=4 वहाँ पर शो हो चुका है, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटेड। ओके, तो इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए, वेटिंग और टर्मिनेटेड में क्या अंतर है, और ये रनिंग में क्या अंतर है, और रेडी में क्या अंतर है। रेडी है मतलब हमने जो भी टाइप किया है वो रेडी पड़ा हुआ है हमारा प्रोग्राम। ओके, अब चलते हैं हम इस डायग्राम पे। देखिए, न्यू पहले हमारा नया बनाया हमने जो प्रोग्राम, उसके बाद रेडी स्टेट में आया, फिर उसके बाद रनिंग में गया, फिर रनिंग में जाने के बाद वेटिंग भी हो सकता है उसका और टर्मिनेटेड भी हो सकता है। वेटिंग में अगर होगा इसका मतलब सीपीयू वहाँ पर जो है इसको प्रोग्राम को जो है उसको रिक्वेस्ट नहीं मिला। अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे थे, प्रोसेस स्टेट्स कर रहे थे। अब इसके ट्रांजिशंस करते हैं, देखते हैं। देखिए, ये हमारे ट्रांजिशंस भी हैं 2-4 प्रकार के। देखिए, रेडी, रनिंग और वेटिंग टू रेडी और रनिंग टू रेडी, ये हमारे पास हैं 4। तो इसे हम करते हैं। देखिए, रेडी टू रनिंग मतलब रन करने के लिए वो रेडी है। ए प्रोसेस इज सेलेक्टेड आउट ऑफ द रेडी क्यू शेड्यूल टू बी रन एंड इज डिस्पैच टू द रनिंग स्टेट। अब जो है जो प्रोसेस हमने जो भी हमने प्रोग्राम लिखा था, जो भी हमने टाइप किया था, वो रेडी स्टेट से जो है अब रनिंग में जाने के लिए तैयार है। ओके, अब चलते हैं रनिंग टू वेटिंग। तो देखते हैं वेटिंग स्टेज और रनिंग स्टेज, और ये रनिंग टू वेटिंग स्टेज क्या है, रेडी टू रनिंग। तो देखिए, रेडी टू रनिंग में क्या है, ए प्रोसेस इज सिलेक्टेड आउट ऑफ द रेडी क्यू शेड्यूल टू बी रन एंड इज डिस्पैच्ड टू द रनिंग स्टेट। जो हमारा जो प्रोग्राम था वो पहले रेडी है रन करने के लिए, ठीक है, इसका मतलब ये है। और जो रनिंग टू वेटिंग का मतलब है कि जो रन कर रहा है उसको वेट करना पड़ जा रहा है। देख, जैसा कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज इन फैक्ट द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन हेयर, सिंस ए प्रोसेस इज वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट completion and thus do not need CPU for executing any other instructions. CPU is freed by it and CPU in the meantime talks up some other ready process and starts its execution. जैसे कोई प्रोसेस है, प्रोग्राम है, वो प्रोसेस हो रहा है, तो फिर वो फिर वेट करने लग जाता है, या फिर जो प्रोसेस है रन करते करते वो वेट करने लग जाता है। वो वेट करता है किससे, इनपुट आने का। जैसे मान लो अगर कोई आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है, उस रन करने के बीच में जो है उसका एक आपने कमांड सेट कर रखा है उस प्रोग्राम में कि आप रन करने के बाद आप एंटर करोगे। वो जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसमें हमने सेट कर रखा है पहले से ही कि जब तक हम एंटर नहीं मारेंगे तब तक वो प्रोग्राम जो है और आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो उसमें वो वेट कर रहा है रनिंग करते समय, फिर वो वेट करने लग जा रहा है कि हमारा इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन हम देना है वो देंगे। जब तक हम इनपुट वो एंटर नहीं मारेंगे तब तक क्या करेगा, सीपीयू खाली बैठा रह जाएगा। फिर सीपीयू का अगर कोई दूसरा काम मिल जाता है तो वो उसको प्रोसेस करने लग जाएगा, ठीक है। ये होता है रनिंग टू वेटिंग। अब चलते हैं वेटिंग टू रेडी। द रीज़न फॉर ए प्रोसेस टू रिमेन इन वेटिंग स्टेट इज़ नो लॉन्गर एप्लीकेबल। इनपुट आउटपुट completes, टाइमर गोज ऑफ एक्सेट्रा, दस द प्रोसेस बिकम्स रेडी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। अब जो होता है जो वेट कर रहा होता है जो, उसके बाद वो रेडी स्टेट में आ जाता है, मतलब अब वो रेडी हो जाता है क्योंकि उसका सीपीयू जो है वो पहला वाला जो काम कर रहा था वो कंप्लीट कर चुका है। अब वेटिंग टू रेडी में आ चुका है ये हमारा जो भी प्रोग्राम है, जो वेट कर रहा था सीपीयू का उसको एलोकेट करने के लिए, अब वो रेडी स्टेट में आ चुका है। अब उसमें मतलब प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं रनिंग टू रेडी। द रनिंग प्रोसेस इज प्री एम्प्टेड बिकॉज सम अदर प्रोसेस ऑफ हायर प्रायोरिटी हैज़ बिकम रेडी।
अब इस रनिंग टू रेडी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे कि इन्होंने बोल रखा है कि द रनिंग प्रोसेस इज प्री एम्प्टेड बिकॉज सम अदर प्रोसेस ऑफ हायर प्रायोरिटी हैज़ बिकम रेडी। अब जैसा कि ये जो रनिंग टू रेडी है, मतलब ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम से रन करने से जो जो रन कर रही है प्रोग्राम, इससे भी कई इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम है, जो प्रायोरिटी उसकी हायर है, उसको रन करना ज़रूरी है। तो अब ये जो है रनिंग जो हो रहा था हमारा प्रोग्राम, अब ये रनिंग आगे प्रोसेस ना होकर के अब ये रेडी स्टेट में चला जाएगा, और वो वाला दूसरा वाला प्रोग्राम जो हायर प्रायोरिटी का है वो रन करने लग जाएगा। तो ऐसे होता है सीपीयू के अंदर, समझे? ये होता है रनिंग टू रेडी। अब चलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी जिसको कहते हैं हम। ये क्या होता है देखिए, द पीसीबी इज डेटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। प्रोसेस जो भी होता है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है पीसीबी के अंदर। एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब कहने का मतलब एक बॉक्स टाइप का, मतलब एक मेमोरी टाइप का ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, किसकी? प्रोसेस की। ठीक है, ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन पीसीबी टू प्रेजेंट इट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक प्रोसेस का अपना एक पीसीबी होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई भी डेटा प्रोसेस हो रहा है, तो वो जो डेटा प्रोसेस हो रहा है ना, प्रोसेस कर रहा है, उसका अपना एक पीसीबी है, और जो दूसरा डेटा प्रोसेस हो रहा है उसका अपना पीसीबी होगा। ठीक है, यह है इसका। अब पीसीबी क्या होता है? अपना उसका एक खुद का एक मेमोरी होती है। देखिए कैसे, ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन पीसीबी टू रिप्रेजेंट इट ऑन द operating system. The PCB is the central store of information that allows the operating system to locate all key information about a process. प्रोसेस का जो भी डेटा वगैरह चीज़ है, उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन जो होता है हमारे पीसीबी के अंदर उसमें होता है। ठीक है, प्रोसेस का जो जिसे हम सेंट्रल स्टोर कहेंगे इन्फॉर्मेशन का। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ कर देती है पीसीबी कि उसके इन्फॉर्मेशन को एलोकेट कर सके, लोकेट कर सके, मतलब पता लगा सके उसके अंदर है क्या, क्या नहीं है इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस हो रही है। ठीक है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ कर देती है पीसीबी। ये पीसीबी में कंटेंट सेवरल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस टू विच पीसीबी बिलोंग्स। तो देखिए, ए पीसीबी में कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस टू विच पीसीबी बिलोंग्स। अब कौन से पीसीबी से बिलोंग कर रहा है, ये सारे जो भी इंफॉर्मेशन होता है प्रोसेस का, वो हमारे पीसीबी के अंदर होता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन पीसीबी ऑफ एनी प्रोसेस में वेरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। देखिए, पीसीबी के अंदर किस टाइप, कैसा टाइप का इंफॉर्मेशन होता है वो देखिए। डेटा का जो एड्रेस है ना, उसका जैसे नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस जो हो रहा है उसका स्टेट क्या है, वो रेडी स्टेट में है या न्यू स्टेट में है या फिर रनिंग स्टेट में है या ब्लॉक स्टेट में है या वेटिंग स्टेट में। ठीक है, ये प्रोसेस स्टेट बताता है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है? पीसीबी के अंदर। ठीक है, अब पीसीबी के अंदर प्रोसेस नंबर भी होता है, जिसके ज़रिए हम उसका जो प्रोसेस हो रहा है उसका लोकेशन पता कर सकें, वो कहाँ पर है और उसका स्टेट क्या है। ठीक है, प्रोसेस नंबर के द्वारा हम उसको पता लगा लेते हैं। ओके, अब प्रोसेस काउंटर क्या होता है कि उसका वो जहाँ से शुरू हुआ है ना प्रोसेस, वहाँ का वो एड्रेस होल्ड करके रखता है, उसे कहते हैं प्रोसेस काउंटर, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है प्रोसेस होना। अब रजिस्टर्स में क्या होता है, इसमें छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं, उसी के अंदर डेटा स्टोर होते हैं। तो उसका वो चीज़ें भी इसमें होती हैं प्रोसेस पीसीबी के अंदर। मेमोरी का लिमिट्स होती है, लिस्ट ऑफ फाइल्स ओपन्स होती है इसके अंदर, जितने भी डेटा होगा फाइल्स वगैरह जिस प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, वो पीसीबी के अंदर होता है। ओके, समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जब कोई डेटा अगर प्रोसेस हो रहा है तो उसका सारी डिटेल होगा किसके अंदर? पीसीबी के अंदर। अब चलते हैं हम इस प्रोसेस नंबर। ईच प्रोसेस इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स प्रोसेस नंबर कॉल्ड प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोसेस नंबर क्या होता है कि एक प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसके ज़रिए हम उसको पता लगा देते हैं कहाँ हो रहा है, उसका लोकेशन क्या है। अब प्रायोरिटी क्या है? ईच प्रोसेस इज असाइंड ए सर्टेन लेवल ऑफ प्रायोरिटी दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द इवेंट दैट इट सर्विसेज। तो देखिए, अब प्रायोरिटी का मतलब समझ गए? जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेस हो रहा है, वो अगर प्रायोरिटी अगर छोटी है, मतलब उसका प्रायोरिटी कम है। प्रायोरिटी का मतलब जिसको ज़्यादा ज़रूरत है सीपीयू का,
समझ रहे हो? प्रायोरिटी का मतलब है अगर कई सारे हमारे पास प्रोग्राम है, वो रन कर रहा है, प्रोसेस में है, ठीक है, कोई एक प्रोसेस रन में है तो दूसरा प्रोग्राम जो वेटिंग में है उसका प्रायोरिटी हायर है, तो सीपीयू क्या करेगा, पहले उसको रन करेगी, इसको छोड़ देगी। अब उसका प्रायोरिटी हायर है कैसे पता चलेगा? जैसा कि उसने ऑलरेडी 90% वर्क जो है प्रोसेस कर चुका है, बस 10% बच रहा है उसका, तो उसका प्रायोरिटी हायर हो गया, तो उसको पहले वो सीपीयू उसको कंप्लीट करेगी, उसके बाद इस पे आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रायोरिटी। अब प्रोसेस स्टेट हो गया मैंने, जैसे न्यू, रेडी, रनिंग, ये भी, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है पीसीबी के अंदर। प्रोग्राम काउंटर, दिस कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस। अब प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? जो अगला इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में जो होता है हमारा, जहाँ से शुरू हुआ होता है प्रोग्राम, वहाँ का जो एड्रेस होल्ड करके रखता है, और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी हमें रन करना होता है उसका एड्रेस होल्ड करके रखती है वो प्रोग्राम काउंटर। अब चलते हैं सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर्स वेरी इज नंबर एंड टाइप डिपेंडिंग अपॉन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। अब ये छोड़ी, देखिए जहाँ से मैंने टिक लगाया, देखिए, दीज इंक्लूड इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर एंड जनरल पर्पज रजिस्टर etc. When an interrupt occurred, information about the current status of the old process is saved in the registers along with the program counter. अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो सीपीयू रजिस्टर्स में होता है, हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं, स्टैक पॉइंटर्स होता है, और जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं हमारे सीपीयू रजिस्टर के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो रजिस्टर हमारे किस काम में आते हैं, देखिए, व्हेन एन इंटरप्ट्स ऑकर्ड, इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द ओल्ड प्रोसेस इज सेव्ड इन द रजिस्टर्स अलॉन्ग विद द प्रोग्राम काउंटर। अब जो होता है कि जो स्टेटस होता है उसका, जो भी हमारा रन कर रहा होता है प्रोग्राम, उसका जो करंट स्टेटस होता है, जैसे वो रेडी में, रनिंग में है, या फिर ब्लॉक स्टेट में या वेटिंग स्टेट में है, वो सब चीज़ें हमारे इसी रजिस्टर्स के अंदर सेव होती हैं। उसके बाद में वो हमारा सीपीयू उसको पहचान लेता है कि कौन सा रनिंग है, कौन सा रेडी में है, और प्रायोरिटी किसकी हायर है। इस हिसाब से वो सीपीयू से रजिस्टर के माध्यम से वो पता लगा लेती है। समझ रहे हो ना? सीपीयू रजिस्टर में ही सेव होता है इसका स्टेट वगैरह जो भी होता है, रन कर रहा होता है प्रोग्राम। ओके, तो चलते हैं अब सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन। दिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स ए प्रोसेस प्रायोरिटी पॉइंटर्स टू शेड्यूलिंग क्यूज एंड एनी अदर शेड्यूलिंग पैरामीटर्स। सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है उसको पहले कौन प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोग्राम पहले प्रोसेस करेगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती है सीपीयू शेड्यूलिंग में। जैसा कि इन्होंने बोला है कि दिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स ए प्रोसेस प्रायोरिटी, बस इतना ही है। और चलते हैं हम आगे। इनपुट आउटपुट स्टेटस, इट इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, कि इनपुट या आउटपुट की तरह जो कोई रिक्वेस्ट आ रही है कि हमने ये इनपुट डाला है, वो सब चीज़ें जो इनपुट आउटपुट स्टेटस के माध्यम से पता चलता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है पीसीबी के अंदर, ठीक है। और कौन सी ऑपरेशंस पेंडिंग में है और कौन से डिवाइस को वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन, ये सब जो है इनपुट आउटपुट स्टेटस चेक करती है। फाइल मैनेजमेंट में क्या है कि इट इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल ओपन फाइल्स, एक्सेस राइट्स एक्सेट्रा। जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन होगा उसका, जो वो सभी ओपन फाइल्स होंगे, उसका जो एक्सेस कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सारा फाइल मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। अब चलते हैं ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस। अब प्रोसेस पे क्या क्या ऑपरेशंस होती हैं, देखिए, क्रिएट ए प्रोसेस, डिस्ट्रॉय ए प्रोसेस, रन ए प्रोसेस, सस्पेंड ए प्रोसेस, गेट प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, सेट प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। अब प्रोसेस कैसे क्रिएट होती है, इसका प्रोसेस का क्या है, ऑपरेशन है। देखिए, creating a process involves many operations including name the process, insert it in the system's list of known processes, determine the process initial priority। अब देखिए, नेम देना उस प्रोसेस का, मतलब क्रिएट करना है ना। मैं अभी प्रोसेस जो क्रिएट होता है वो ऑटोमेटिकली होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। जैसे ही हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो उसमें प्रोसेस जैसे ही क्रिएट होता है तुरंत, बहुत ही कम सेकंड्स के अंदर जो है, मिली सेकेंड्स में प्रोसेस जो है क्रिएट होता है। वो देखिए कैसे होता है, उसका नाम मिल जाता है प्रोसेस का, मतलब आइडेंटिफिकेशन के द्वारा नंबर मिल जाता है उसको। और इंसर्ट इट इन सिस्टम्स लिस्ट, सिस्टम के लिस्ट के अंदर ये प्रोसेस जो है इंसर्ट हो जाता है। और इसका जो प्रायोरिटी भी सेट हो जाता है, इसका प्रायोरिटी कैसा है उस दूसरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसका जो पीसीबी है ये भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। हर प्रोसेस का अपना खुद का पीसीबी होता है, जैसे कि मैंने बताया है। और
देखिए ए प्रोसेस कैन क्रिएट सेवरल न्यू प्रोसेस। अब एक प्रोसेस जो है कई प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है, जैसा कि वी आर ए क्रिएट प्रोसेस सिस्टम कॉल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजुकेशन। जैसे ही हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो उसमें जो प्रोसेस क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, उसका पहला प्रोसेस जो होता है वो हमारा वो पेरेंट कहलाता है। इफ़ इट डज द क्रिएटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द पेरेंट प्रोसेस एंड द क्रिएटेड प्रोसेस इज कॉल्ड द चाइल्ड प्रोसेस। मतलब कहने का मतलब है इफ इट इज द क्रिएटिंग प्रोसेस, प्रोसेस को बनाना, क्रिएट करना पेरेंट प्रोसेस कहलाता है, और जो प्रोसेस बन चुका है उसको चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एंड द क्रिएटेड प्रोसेस इज कॉल्ड द चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू प्रोसेस इज ऑफ्टन कॉल्ड स्पॉनिंग। और नया, जैसे नया प्रोसेस बनाना, उसको हम स्पॉनिंग भी कहते हैं। ठीक है, ओनली वन पेरेंट इज नीडेड टू क्रिएट ए चाइल्ड। एक चाइल्ड को क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक पेरेंट की ही जरूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी भी है। सच क्रिएशन रिजल्ट से हायरार्किकल प्रोसेस स्ट्रक्चर। अब जो है प्रोसेस स्ट्रक्चर बना देगा, ये सारी चीज़ करेगा तो हायरार्किकल एक प्रोसेस स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा इस तरह। देखिए पेरेंट सिंगल, मतलब जो ऑटोमेटिकली जो हमारा क्रिएट कर रहा है प्रोसेस को, वो हमारा हो गया पेरेंट। और जो क्रिएटेड है जैसे चिल्ड्रंस, उसे हम चिल्ड्रन कहेंगे। BCDE ये सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, जो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, पेरेंट प्रोसेस के द्वारा। ओके, अब चलते हैं। देखिए इन जनरल ए प्रोसेस एंड इट्स सब प्रोसेस में नीड सर्टेन रिसोर्सेस। देखिए डायरेक्टली फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा भी ये प्रोसेस जनरेट होते हैं। और द पेरेंट में हैव टू पार्टीशन इट्स रिसोर्सेज अमॉन्ग इट्स चिल्ड्रन, और इट मे बी आल्सो टू शेयर सम रिसोर्सेज अमॉन्ग सेवरल ऑफ इट्स चिल्ड्रन, रेस्ट्रिक्टिंग चाइल्ड प्रोसेस टू। चलो इसको छोड़िए, इस पर आइए। प्रोसेस टर्मिनेशन क्या होती है? ए प्रोसेस टर्मिनेट्स व्हेन इट फिनिशेस एग्जीक्यूटिंग इट्स फाइनल स्टेटमेंट एंड टास्क्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट इट बाय यूजिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल। देखिए प्रोसेस टर्मिनेशन उसे कहते हैं जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो प्रोसेस जो होता है अब बंद हो जाता है, उसी को कहते हैं हम प्रोसेस टर्मिनेशन। ए प्रोसेस टर्मिनेट्स व्हेन इट फिनिशेस एग्जीक्यूटिंग इट्स फाइनल स्टेटमेंट एंड आस्क्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट इट बाय यूजिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल। एक कॉल जनरेट होता है, वो कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, मतलब कंप्लीट वो स्टेटमेंट दे चुका है CPU के पास कि ये उसका आउटपुट है, वो CPU उसने सेव कर लिया है। अब क्या करेगा प्रोसेस स्टेट, क्या करेगा, एग्जिट सिस्टम कॉल के द्वारा एक जनरेट करेगा सिग्नल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि ये जो प्रोसेस जो है उसको डिलीट कर देगा, जो पहले प्रोसेस हो रहा था। ठीक है, अब देखिए दिस इन्वॉल्व्स रिटर्निंग ऑफ डेटा टू इट्स पेरेंट प्रोसेस। अब कहने का मतलब है जो भी प्रोसेस हो रहा था वो वापस अपने जगह पे चला जाएगा जहाँ से वो शुरू हुआ था। ठीक है, ऐसे ही फिर दूसरा प्रोसेस जब आएगा तो उसको फिर वो रन करेगा। समझ रहे हो ना, इस तरह से होता है ये प्रोसेस टर्मिनेशन। देखिए इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ, जैसा इन्होंने यहाँ बता रखा है। जैसा ये चाइल्ड है ना, पेरेंट सिंगल है, ये चिल्ड्रंस है। तो पेरेंट के पास, इसके पास अधिकार होता है कि ये जो BCD जितने भी प्रोसेस है ना, ये चिल्ड्रंस वाले, इसको टर्मिनेट कर सकती है कभी भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो। किसके पास है, पेरेंट के पास इसका अधिकार होता है। पेरेंट प्रोसेस के पास अधिकार होता है कि इसको टर्मिनेट कर सके, मतलब उसका प्रोसेस वहीं पर रोक सके, पेरेंट प्रोसेस के पास अधिकार होता है। तो यही होता है हमारा पेरेंट प्रोसेस। ठीक, जो क्रिएट करती है प्रोसेस को। ओके, अब देखिए इसमें भी बताया गया है कि टर्मिनेशन ऑकर्स अंडर एडिशनल सर्कमस्टेंस। ए प्रोसेस कैन कॉज द termination of another process via an appropriate system call about. Usually only a parent of the process that is to be terminated and can invoke such a system call, otherwise users could arbitrarily kill each other's job। अब ये जो बोल रहा है इसका मतलब मैं समझाता हूँ अच्छे से। जैसा पेरेंट ये जो अधिकार होता है टर्मिनेट करने का, सिर्फ पेरेंट के पास ही क्यों होता है, क्योंकि पेरेंट मैनेज करती रहती है, सबको देखती रहती है। सबके पेरेंट के पास सबका जो ID होता है प्रोसेस का, PCB जो होता है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और उससे वो उसको पता लगाती है कैसा उसका स्टेट है, क्या नहीं है। ठीक है, तो
ये जो हमारे पास बी सी डी ये सब प्रोसेस है ना, ये चाहे तो अगर अगर पेरेंट के पास ये अधिकार नहीं होता टर्मिनेट करने का, अगर इन सब के पास भी अधिकार हो जाता तो ऐसे में ये बी सी डी एक दूसरे को टर्मिनेट करती रहती, जिससे कि ये बोलता कि मैं प्रोसेस करूँगा पहले, सी बोलता कि मैं प्रोसेस करूँगा इस डेटा को पहले, डी बोलता कि मैं करूँगा और सी को टर्मिनेट कर देता, मतलब सी को डिलीट कर देता। फिर सी बोलता कि मैं प्रोसेस करूँगा, डी को डिलीट कर देता। ऐसा ना हो इसलिए हमारे जो पेरेंट के पास ही ये अधिकार होता है कि टर्मिनेट कर सके। ओके, और टर्मिनेट तभी करता है जब कोई अगर एरर आता है, कुछ होता है, सिस्टम कॉल जनरेट होती है उस हिसाब से, ठीक है। और ये सिस्टम कॉल जनरेट कौन करता है? पेरेंट करता है टर्मिनेट करने के लिए। जैसे कि अगर बी का काम कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस का, अब क्या करेगा पेरेंट? प्रोसेस कि बी वाले का जो एड्रेस होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, उसका नंबर को टर्मिनेट कर देगा। ओके, वो सिस्टम कॉल जनरेट कर देगा उस आइडेंटिफिकेशन नंबर का, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाएगा वो सिस्टम कॉल। अब उस कॉल के सिग्नल के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी? बी को टर्मिनेट कर देगी। समझ गए? बी का कंप्लीट हो गया टास्क। सिस्टम कॉल कौन जनरेट करता है? पेरेंट करता है, वही टर्मिनेट करती है इसको। और टर्मिनेट करने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। ओके, अब चलते हैं आगे। Thus, when one process creates a new process, the identity of the newly created process is passed to the parent. अब जो भी हम नया प्रोसेस बनता है, जैसा मैंने अभी बताया ऊपर आपको कि जो बी सी डी ये नया प्रोसेस है, किसके द्वारा बनाया गया? पेरेंट के पास। तो बी का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है किसके पास जाएगा? पेरेंट के पास। वही चीज़ ये बता रहा है कि thus one process creates a new process, the identity of the newly created process is passed to the parent. A parent may terminate the execution of one of its children due to the following reason. ये सारे रीज़न हो सकता है कि पेरेंट जो है अपने चिल्ड्रंस का जो टर्मिनेट करने का जो कारण है वो देखिए। द टास्क असाइन्ड टू द चिल्ड्रन इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जो भी टास्क होगा, जो टास्क है ना वो कंप्लीट हो चुका है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस हिसाब से जो पेरेंट क्या करेगा? उसको टर्मिनेट कर देगी, सिस्टम कॉल जनरेट कर देगा उस आइडेंटिफिकेशन नंबर का। ओके, अब चलते हैं। पेरेंट इज एग्जिस्टिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ ए चाइल्ड टू कंटिन्यू इफ़ इट्स पेरेंट टर्मिनेट्स। जब भी उसका पेरेंट टर्मिनेट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलाउ नहीं करती है कि वो रन करे, वो आगे उसको काम करे, मतलब प्रोसेस करे। वही चीज़ बता रहा जो मैंने आपको पहले बता दिया। द चाइल्ड हैज़ एक्सीडेड इट्स यूजेज ऑफ सम ऑफ द रिसोर्सेज। अब कहने का मतलब है जब चाइल्ड क्या करेगा, जो प्रोसेस है, चाइल्ड प्रोसेस है, वो अपना जो काम जो है करके उसके एक्स्ट्रा काम करने लग रहा है, जैसे कि इनपुट ज़्यादा ले रहा है, मतलब एक्सीड्स इट्स यूजेज ऑफ सम ऑफ द रिसोर्सेज दैट इज हैज़ बिन एलोकेटेड। मतलब कुछ ज़्यादा ही यूजेस करने लग रहा है जिसके वजह से हीट हो रहा है, उसके वजह से क्या होगा कि उस चाइल्ड को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ओके, ये होता है। अब देखिए प्रोसेस हायरार्की क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स वे टू क्रिएट एंड किल प्रोसेस एज डिस्कस्ड अबव। When a process is created, it further creates more process and so on, thus forming a process hierarchy or process tree. One of the process act as a parent to all the processes. वही चीज़ बता रहे कि ये हम जो क्रिएट होता है जो प्रोसेस, वो भी कोई नई प्रोसेस को क्रिएट करता है, उसे हम प्रोसेस हिरार्की कहते हैं या फिर प्रोसेस ट्री भी कह सकते हैं। ओके, प्रोसेस हिरार्की किसको कहते हैं? ये जैसा कि मैंने ये बताया है ऊपर, इसको हम कहेंगे प्रोसेस हिरार्की। बस वही चीज़ बताया छोटे शब्दों में, प्रोसेस हिरार्की क्या होती है। ओके, अब चलते हैं प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन। Each process is represented in the operating system by a process control block (PCB), which contains information associated with a specific process. In Article 2.6, PCB contents are already discussed. PCB का जो कंटेंट है वो हमने पहले डिस्कस कर चुका है। अब जो प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है देखिए, मैं बताता हूँ। अब देखिए प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, देखिए बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। देखिए जैसा कि हमने पीसीबी पहले पढ़ चुका है कि ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक।
मतलब हर एक प्रोसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीसीबी के द्वारा, क्योंकि पीसीबी के अंदर ही हर प्रोसेस का उसका डेटा, इंफॉर्मेशन, आईडी सब कुछ होता है, ठीक है। तो हम जो प्रोसेस हम कैसे पता करेंगे कितने प्रोसेस हैं, वो पीसीबी के द्वारा हम पता कर लेते हैं कितने प्रोसेस हैं, क्योंकि हर एक प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है, ठीक है। तो पीसीबी के माध्यम से हम सब कुछ पता लगा लेते हैं प्रोसेस के बारे में। अब देखिए, पीसीबी विच कंटेंस इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक प्रोसेस। हर एक प्रोसेस का जो इंफॉर्मेशन होता है पीसीबी में होता है। इसका जो ऑलरेडी इसका जो हम फिगर देखिए, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। सोज हाउ सीपीयू पासेस कंट्रोल व्हेन मल्टीपल प्रोसेस आर रनिंग। जब कई तरह के प्रोसेस अगर रन करने लग जाते हैं तो सीपीयू जो है उसको कैसे हैंडल करती है। तो देखिए, ये मैं अच्छे से समझाऊंगा, इसको मिस मत कीजिएगा। देखिए, P1 सबसे ऊपर में देखिए, पहले P1 है, और सबसे नीचे में देखिए P2, मतलब प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है। तो प्रोसेस 1 की हमारा रनिंग में है ना, और प्रोसेस 2 हमारा वेटिंग में है। तो पहला प्रोसेस जो, मतलब कहने का मतलब एक सीपीयू में पहले जो प्रोसेस कोई एक ही प्रोसेस रन करेगा, दोनों प्रोसेस रन नहीं कर सकता, एक के बाद दूसरा रन कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, प्रोसेस 1 अभी रनिंग स्टेट में है, फिर अचानक से इंटरप्ट का एक सिग्नल आ जाता है उसको सीपीयू के पास। तो क्या होगा कि ये जो उसका जो जहाँ तक वो प्रोसेस कर चुका है ना P1 को, वो उसको सेव कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस 1। इसका मतलब है कि उसका जो इन्फॉर्मेशन जो है पीसीबी का, वो जहाँ तक वो रन कर चुकी है उसको वहाँ तक सेव कर लेगी, ठीक है। और रिलोड कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस 2। अब प्रोसेस 2 को जो है वो रिलोड मतलब लोड करने लग जाएगा। अब जो वेटिंग स्टेट में था प्रोसेस 2, वेट कर रहा था कि प्रोसेस 1 जो है कब कंप्लीट होगा। अब प्रोसेस 1 बिना कंप्लीट किए प्रोसेस 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रायोरिटी के बेस पर सीपीयू ने देखा कि प्रोसेस 2 का जो है वो प्रायोरिटी अभी ज़्यादा है, तो इसलिए प्रोसेस 2 को जो इंटरप्ट के माध्यम से सिग्नल आ गया सीपीयू के पास। अब जो है प्रोसेस 1 को जो है उसने होल्ड कर दिया, उसका डेटा सेव कर लिया जहाँ तक उसने प्रोसेस किया था। अब प्रोसेस 2 को लोड कर लिया उसने, ठीक। ये डेटा हमने इससे क्या समझा, जो मैंने अभी आपको बताया। अभी आइडल का मतलब है कि जैसे ही इंटरप्ट सिग्नल प्रोसेस 1 को लगा तो उसने होल्ड कर लिया, सेव कर लिया जहाँ तक उसने रन कर लिया था प्रोसेस 1 को, ठीक। और जैसे ही प्रोसेस 1 को रन किया, उसके बाद जो प्रोसेस 1 है वो खाली पड़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोसेस 2 के जो वेटिंग में था वो अब एग्जीक्यूट हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है एग्जीक्यूट हो चुका है। अब प्रोसेस 2 रन हो रहा है। अब ये ध्यान रख लीजिए कि प्रोसेस 2 अब रन होने लग गया। अब प्रोसेस 2 रन होने के बाद फिर इसके पास भी एक सिग्नल आता है इंटरप्ट का। देखिए यहाँ पे इंटरप्ट का एक सिग्नल आया प्रोसेस 2 के पास। तो सिग्नल जैसे ही आया तो इसने भी प्रोसेस 2 को जो कंटेक्स्ट है, जो भी डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको सेव कर लिया। उसके बाद प्रोसेस 1 है उसको फिर से चालू कर दिया एग्जीक्यूट करना, ओके। फिर देखिए प्रोसेस 1 यहाँ पर एग्जीक्यूट होने लग गई, समझ रहे हो। और प्रोसेस 2 है यहाँ पर आइडल हो गया, मतलब अब यहाँ पे प्रोसेस 2 जो है बंद हो गया, खाली पड़ा है अभी ये, ओके। अब ऐसे हमारा जो होता है मल्टीपल प्रोग्राम जो है रन होती है। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब हम चलते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होती है। देखिए, ए प्रोसेस इज सेड टू बी कोऑपरेटिंग प्रोसेस इफ़ इट कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। जो सिस्टम के अंदर पहले से जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, उसके द्वारा अगर वो प्रोसेस दूसरा वाला प्रोसेस जो है वो अगर इफ़ेक्ट हो रहा है, मतलब उसके पास उसको कोई हानि हो रही है उस प्रोसेस के द्वारा, तो क्या होगा कि इसको हम कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहेंगे। और कोऑपरेटिंग प्रोसेस उसे भी कहते हैं जब एनी प्रोसेस दैट शेयर्स डेटा विद अदर प्रोसेस। अगर कोई एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ डेटा को शेयर कर रहा है ताकि काम आसानी से हो जाए, उसे भी हम कोऑपरेटिंग प्रोसेस ही कहेंगे, ओके। ऑन द अदर हैंड, इफ़ ए प्रोसेस कैन नॉट इफेक्ट और कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेस इन सिस्टम, इट इज सेड टू बी एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। और जो इफेक्टेड नहीं होता है दूसरे प्रोसेस के द्वारा, वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहलाता है, ओके। अब चलते हैं कि जो हमारा शेयर करता है प्रोसेस, वो किसके लिए करता है, क्यों करता है वो। देखिए,
इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंप्यूटेशन स्पीड अप, सेवरल यूजर्स में वांट टू शेयर सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ही टाइप का इंफॉर्मेशन जो होता है और दूसरे प्रोसेस का साथ शेयर कर देता है कि जिससे कंप्यूटेशन स्पीड मतलब उसकी जो कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो बढ़ सके, मतलब उसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बढ़ सके, मतलब कम टाइम में उसका आउटपुट निकल के आ जाए। इसलिए ये जो शेयरिंग डेटा प्रोसेस एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ डेटा को शेयर करती है, ठीक है। अब चलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट स्विच पे। स्विचिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस। अब देखिए नाम से पता चल रहा है स्विच करना। कहने का मतलब है अगर एक प्रोग्राम रन कर रहा है, उसका जैसे ही कंप्लीट हो जाता है रन करना, तो सीपीयू अब किसको स्विच कर देगी, दूसरे वाले जो रनिंग जो मतलब दूसरा जो प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए अब दूसरे वाले प्रोग्राम को सीपीयू जो है स्विच कर देगी। अब स्विच करने से पहले जो पिछला वाला प्रोग्राम है उसको सेव करेगी, उसके कॉन्टैक्ट को, उसका जो इन्फॉर्मेशन उसको सेव करेगी, ठीक है। बस वो उसी को हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं। देखिए जैसा कि उन्होंने बोला है, स्विचिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस रिक्वायर्स सेविंग द स्टेट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस एंड लोडिंग द सेव्ड स्टेट फॉर द न्यू प्रोसेस। जो भी हमारा नया प्रोसेस आने वाला है उसको सीपीयू उसको प्रोसेस करने से पहले जो पुराना वाला जो प्रोसेस जो था पहले किया था उसने, उसको सेव करेगी, ठीक है। ये चीज़ इसमें बोला जा रहा है। दिस टास्क इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विच, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विच बोलते हैं, और ये हमारा टाइम को सेव करती है, ठीक है। अब देखिए, when a context switch occurs, the kernel saves the context of the old process in PCB and loads the saved context of the new process scheduled to run। जैसे कि जो हमारा पीसीबी का जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो ओल्ड वाला प्रोसेस है उसको सेव कर देती है, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद नया वाला जो प्रोसेस होता है पीसीबी होता है उसको रन करना शुरू कर देती है। कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज़ प्योर ओवरहेड बिकॉज द सिस्टम डज नो यूजफुल वर्क वाइल स्विचिंग इट्स speed varies from machine to machine depending on the memory speed, the number of register that must be copy। अब जब स्विच कर रहा होता है ना सीपीयू, तो उसमें भी टाइम लगता है, समझ रहे हो। स्विचिंग के समय में भी टाइम लगता है। अब वो टाइम किस पे डिपेंड करता है, उसका जो मेमोरी है, उसका जो फाइल की जो साइज़ है उस पर डिपेंड करती है, समझ रहे हो ना। जैसे अगर पुराना वाला जो हमारा प्रोसेस था उसका जो पीसीबी है उसके अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको प्रोसेस कर चुकी है। अब उसको प्रोसेस करने के बाद जो है उसको सेव करने में भी टाइम लगेगा ना, उतने सारा इन्फॉर्मेशन है, उसको सेव भी तो करेगी सीपीयू पहले, तब ना जाके आगे वो दूसरा वाला प्रोसेस है उसको रन करेगी। ओके, ये था इसका। और ये जो सेव करने का जो टाइम है और ये इसकी स्पीड को जैसे एक सेकंड से लेके 1000 माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये हमारा ये काम होता है, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है स्विच करने में। कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर सपोर्ट। अब जैसा कि ये जो स्विचिंग जो टाइम है वो किस पे डिपेंड कर रही है, हार्डवेयर पर। हार्डवेयर पर क्यों डिपेंड कर रही है, क्योंकि मेमोरी एक हार्डवेयर चीज़ है, वर्चुअल चीज़ तो नहीं है, हार्डवेयर ही है ना। क्योंकि हमारा जो सेव होगा डाटा वो हार्डवेयर के अंदर ही तो सेव होगा ना। अब उस मेमोरी के ऊपर ही डिपेंड करती है कि मेमोरी जो है जैसा कि उन्होंने बोला, कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर सपोर्ट। ऑल्सो द मोर कॉम्प्लेक्स द ऑपरेटिंग सिस्टम द मोर वर्क मस्ट बी डन ड्यूरिंग ए कॉन्टेक्स्ट स्विच। अब कहने का मतलब है जब वो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा होता है ना, उस समय में सीपीयू बहुत कुछ प्रोसेस कर सकता था, लेकिन उसको सेव करने में जो टाइम लग रहा है उसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है। तो इस पे भी डिपेंड करता है ये हमारा स्पीड, ओके, सीपीयू की स्पीड को। अब थ्रेड्स क्या होता है, वन प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड्स। एक प्रोसेस के अंदर कई तरह के थ्रेड्स होते हैं, हो सकते हैं, बट एक थ्रेड में कई तरह के प्रोसेस नहीं हो सकते। अब देखिए इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, थ्रेड होता क्या है। देखिए डेफिनेशन देखिए, ए थ्रेड इज़ ए सिंगल सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल विद इन ए प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जो हमारा सिंगल और सीक्वेंशियल फ्लो मतलब लगातार फ्लो होना, उसको कंट्रोल करना प्रोग्राम को, उसे ही हम थ्रेड कहते हैं। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए थ्रेड्स क्या होता है। थ्रेड बेसिकली एक हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है, ओके। तो ये भी हमारा एक सीपीयू की तरह काम करती है। जैसे कि मैं अब आपको बताता हूँ, जैसे थ्रेड हमारा सिर्फ उसी प्रोसेस के अंदर ही काम करती है, प्रोसेस के अंदर प्रोसेस, ओके, इसको हम कहते हैं थ्रेड, समझ रहे हो। अब थ्रेड नाम आपको याद करना है कि हमारा जो एक प्रोसेस होता है ना, जैसे कि हमारा कोई प्रोसेस कर रहा है,
मैं आपको लाइन वाइज समझाता हूँ। जैसे ए थ्रेड आल्सो नोन एज लाइट वेट प्रोसेस इज एन इंडिपेंडेंट सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए पेरेंट प्रोसेस। जो पेरेंट प्रोसेस होता है, मतलब जो एक्चुअली जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस हो रहा होता है, उस प्रोसेस के अंदर हमारा ये थ्रेड पाया जाता है हमेशा। ओके, यह आपको याद रखना है, हमेशा ऐसा होता है, प्रोसेस के अंदर ही थ्रेड मिलेगा। समझ रहे हो? अब चलते हैं आगे। इन द सेम वे दैट वन प्रोग्राम में कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोसेस, सो वन सच रियल प्रोसेस में स्पॉन सेवरल थ्रेड्स। थ्रेड्स शेयर द रिसोर्स ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। मतलब कहने का मतलब है, जिस तरह एक प्रोग्राम के कई तरह के हम प्रोसेस हम उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, मतलब कई सारे प्रोसेस मिलकर उस एक ही प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आसानी से वो प्रोग्राम हमारा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, वैसे ही इसमें हमारा क्या है, थ्रेड है। तो जो हमारा एक प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस क्या करेगा, उस प्रोग्राम को रन कर रही है, बट उस प्रोसेस के अंदर हमारा एक और थ्रेड आ गया। वो थ्रेड क्या कर रही है, अपने पिता का मदद कर रहा है, अपने माता का मदद कर रहा है, पेरेंट का मदद कर रहा है, उसी को हम थ्रेड कहते हैं। ठीक है, थ्रेड हमेशा अपने माता पिता का ही मदद करता रहता है, उसी को थ्रेड कहते हैं। और थ्रेड हमेशा अंडर किसके आता है, माता पिता के। जैसा हमेशा माता पिता अपने मतलब बच्चे जो होते हैं हमेशा माता पिता के अंदर ही रहते हैं, माता पिता के अंडर काम करते हैं, तो वैसे ही हमारा थ्रेड है कि अपने पेरेंट के अंडर ही काम करता है, उसके बाहर नहीं काम कर सकता है। समझ रहे हो? एक प्रोसेस के अंदर कई तरह के थ्रेड्स हो सकते हैं। जैसे एक माता पिता का कई तरह के बच्चे हो सकते हैं, मतलब कई सारे बच्चे हो सकते हैं। वैसे ही थ्रेड जो है कई सारे हो सकते हैं, बट एक ही पेरेंट के, मतलब एक ही प्रोसेस का। ओके, अब जैसा इन्होंने बोला है कि सो वन सच रियल प्रोसेस में स्पॉन सेवरल थ्रेड्स शेयर द रिसोर्सेज ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। अब थ्रेड क्या करती है, अपने मम्मी पापा का मतलब माता पिता का हेल्प करने के लिए, जो माता पिता के पास जो भी काम होगा उसको उठा करके वो भी काम करना शुरू कर लेता है। इसका कहने का मतलब है, अब हम कंप्यूटर में समझते हैं कंप्यूटर में कैसे होता है। जो प्रोसेस हो रहा है ना, उसका जो रिसोर्सेस है, उसका जो डेटा है, उसका जो इनपुट जहाँ से आ रहा है, उसके इनपुट डेटा को शेयर कर लेती है थ्रेड। उसका कुछ भाग ले लेता है थ्रेड अपने माता पिता से, ताकि उसके जो माता पिता का जो बोझ है वो हल्का हो जाए। समझ रहे हो? मतलब स्पीड बढ़ सके प्रोसेस करने का। समझ रहे हो ना? रिसोर्सेज को शेयर कर लेती है कौन, थ्रेड, अपने पेरेंट्स से। अब चलते हैं आगे, देखिए। बट आर सेपरेटली, बट क्या होता है कि अलग अलग, मतलब थ्रेड जो होता है, मतलब कई तरह के थ्रेड, मतलब कई सारे थ्रेड हो सकते हैं, सब अपने अपने डेटा ले सकते हैं अलग अलग करके और उसको प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं। ए ट्रेडिशनल हैवी वेट प्रोसेस हैज सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल। इफ द प्रोसेस हैज मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल इट कैन डू मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। अगर उस प्रोसेस के अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड होता है तो वो टास्क और भी आसान हो जाता है और भी जल्दी स्पीड में हो जाता है। ठीक है, तो ये था। अब देखिए, ए थ्रेड इटसेल्फ इज़ नॉट ए प्रोग्राम। और एक थ्रेड पहले कि मैंने बताया, वो एक प्रोग्राम नहीं होता है खुद ब खुद। इट कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन। वो कभी भी एक थ्रेड अपने आप ही रन नहीं कर सकती है। वो थ्रेड हमेशा अपने माता पिता के अंदर ही काम कर सकता है। मतलब एक प्रोसेस के अंदर ही हमेशा थ्रेड काम कर सकता है, वो प्रोसेस से बाहर होकर नहीं कर सकता काम। ओके, उसे हम थ्रेड थ्रेड कहते हैं विद इन ए प्रोग्राम। लाइक ए प्रोसेस, a thread can be in any of several states: running, waiting, ready और terminated। थ्रेड भी उसी तरह होता है जैसा प्रोसेस होता है, रनिंग स्टेट में हो या वेटिंग स्टेट में या रेडी स्टेट में या टर्मिनेटेड हो। जो एज ईच थ्रेड हैज़ इट्स ओन स्टैक। हर एक थ्रेड का अपना स्टैक होता है। ए थ्रेड हैज़ ए प्रोग्राम काउंटर पीसी। ओके, उसका भी एक पीसी होता है। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है कि जैसे नाम से पता चल रहा है, मल्टीपल थ्रेड होगा तो आसान से काम हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि द सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल अलाउज द प्रोसेस टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट वन टाइम। एन एग्जांपल ऑफ a single thread is in a process is a text editor, whereas user can either edit the text or perform any other task like printing the documents. In a multitasking operating system,
A process may contain several threads all running at the same time inside the same process. It means that one part of process can be editing the text while another part is printing the document. मतलब डॉक्यूमेंट को कोई दूसरा थ्रेड क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहा है, और पहला वाला जो थ्रेड है वो टेक्स्ट को एडिट कर रहा है। तो मतलब दोनों काम एक साथ वो कर रहा है। मतलब अगर मल्टीपल थ्रेड है एक प्रोसेस के अंदर तो हमारा स्पीड जो होता है काम करने का वो बढ़ जाती है। इसको आप ऐसे अपने भाषा में लिख सकते हो। ओके, अब चलते हैं हम इसके एडवांटेज। सम टास्क टेक्स मच लॉन्गर टू एग्जीक्यूट देन अदर्स। क्योंकि कुछ टास्क होते हैं जो ज़्यादा टाइम लगा देता है एग्जीक्यूट करने में, मतलब प्रोसेस करने में, तो उसको हैंडल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, सम टास्क नीड्स ए बेटर डिटरमिनिस्टिक आउटकम देन अदर्स। सम यूजर इंटरफेस एक्टिविटी इज़ टू बी रन। अब ये सारे पॉइंट आप बना के भी लिख सकते हो जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब चलते हैं डिफरेंस बिटवीन ए ट्रेडिशनल सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस एंड ए मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। तो चलिए इसको छोड़िए, आगे चलते हैं हम। लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड्स हैव ए सिमिलर लाइफ साइकिल टू द प्रोसेस and are mainly managed in the same way. Initially, each process is created with a single thread. However, threads are usually allowed to create new ones using particular system calls. Then a thread tree is typically created for each process as shown in figure. जैसा कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर ऑटोमेटिकली जब हम जब भी हमारा एक न्यू प्रोसेस क्रिएट होता है ना, उसमें ऑटोमेटिकली एक हमारा जो थ्रेड होता है, सिर्फ एक ही थ्रेड ऑटोमेटिकली उसमें क्रिएट हो जाता है उस प्रोसेस के अंदर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और उस प्रोसेस में जो हमारा थ्रेड का होता है डायग्राम ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए, ड्यूरिंग क्रिएशन ईच थ्रेड इज डिक्लेयर्ड बाय डेटा स्ट्रक्चर यूजुअली कॉल्ड ए थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। और उसका जो हर एक थ्रेड का भी अपना एक टीसीबी होता है। जैसा हर एक प्रोसेस का पीसीबी होता है ना, वैसे हर एक थ्रेड का टीसीबी होता है, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग थ्रेड्स कैन बी बेसिकली इन वन ऑफ 3 स्टेट्स, रनिंग, रेडी और रन या ब्लॉक स्टेट। इसका भी स्टेट होता है। जैसा प्रोसेस काम करता है वैसे ही थ्रेड भी काम करता है। ओके, बट थ्रेड जो है एक प्रोसेस के अंदर ही काम करता है। ओके, अब चलते हैं आगे। प्रोसेस वर्सेस थ्रेड्स। As we mentioned earlier that in many respects threads operate in the same way as that of process। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस की तरह ही थ्रेड भी काम करती है। अब जैसे an idea of how threads and process can be related to each other। अब देखिए, थ्रेड और प्रोसेस एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है वो डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। वन प्रोसेस वन थ्रेड। तो ये देखिए, वन प्रोसेस वन थ्रेड है, इसका मतलब हुआ ये जो हमारा पूरा बॉक्स है ना, ये हमारा एक प्रोसेस है। ये जो हमारी जो स्प्रिंग टाइप का जो दिखा रहा है ये हमारा प्रोसेस को शो कर रहा है। और ये जो सर्कल जो हमारा शो कर रहा है उसको हम थ्रेड कहेंगे। ठीक है, तो हमारा एक प्रोसेस में एक थ्रेड है। अब चलते हैं इधर, वन प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड। अब एक प्रोसेस हमारा कौन सा है, जो हमारा ये स्प्रिंग टाइप का बन रहा है ना, ये हमारा थ्रेड कहलाएगा। और ये पूरा सर्कल भी उसी के अंदर है, ये पूरा थ्रेड कहलाएगा। और ये जो बॉक्स है ना हमारे स्क्वायर बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर जो हमारा ये सर्कल है ये थ्रेड है। बॉक्स हमारा क्या है, प्रोसेस है अभी के हिसाब से। ठीक है, आगे चलेंगे तो उसमें देखते हैं हम कैसा होता है। देखिए, इसमें देखिए वन प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड, ये हमारा जो दोनों सर्कल है इसमें दो थ्रेड्स है हमारे, एक ही प्रोसेस है। ओके, अब जैसा यहाँ मल्टीपल प्रोसेस है, अब इसमें जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा स्प्रिंग हो रहा है। अब स्प्रिंग में कितने सारे स्प्रिंग्स हैं, मतलब ये हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस हैं। इसमें थ्रेड कितने हैं, एक ही है। जो सर्कल है उसी को हम थ्रेड कहेंगे। ओके, मल्टीपल प्रोसेस बट वन थ्रेड। अब मल्टीपल प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड्स हो गए। अब जो हमारा ये कई सारे स्प्रिंग्स हैं वो हमारा एक, मान लो ये पूरा रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल मतलब ये स्क्वायर है, इसके अंदर ये पूरा हमारा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, एक ये थ्रेड हो गया, एक ये हो गया। ओके, तो जैसा मैंने ऊपर समझाया आपको प्रोसेस और थ्रेड में क्या अंतर है, बस वही चीज़ है, क्योंकि प्रोसेस के अंदर ही थ्रेड पाया जाता है हमेशा, इसको ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं, लेट अस कंसीडर सम सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन थ्रेड्स एंड प्रोसेस।
थ्रेड और प्रोसेस के बीच में क्या सिमिलरिटी है और क्या अलग चीज़ें हैं। देखिए, लाइक प्रोसेस थ्रेड्स शेयर सीपीयू एंड ओनली वन थ्रेड इज एक्टिव रनिंग एट ए टाइम। एक टाइम पर जो है सिर्फ एक थ्रेड ही एक्टिव होगा। जैसा प्रोसेस में होता है ना कि एक प्रोसेस पहले रन करेगा, उसके बाद ही दूसरा प्रोसेस रन करता है सीपीयू। मतलब सीपीयू के पास एक प्रोसेस पहले आएगा, उसके बाद ही दूसरा प्रोसेस रन करता है। वैसा ही हमारा जो थ्रेड है, मल्टीपल थ्रेड्स है उसमें एक प्रोसेस के अंदर। अब वो क्या करेगा सीपीयू, मतलब जो हमारा थ्रेड है ना, कोई एक थ्रेड ही पहले सीपीयू के पास जाएगा, उसको रन करेगा, उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा थ्रेड रन करेगा। ये चीज़ बता रहा है हमारा सिमिलरिटी। उसी जैसा हमारा प्रोसेस में होता है वैसे ही हमारा थ्रेड के अंदर भी होगा। थ्रेड्स आल्सो हैव ऑलमोस्ट द सेम स्टेट्स एज प्रोसेस, रेडी, रनिंग और वेटिंग। जैसा प्रोसेस में रेडी स्टेट होता है, रनिंग होता है, वेटिंग होता है, वैसे ही थ्रेड में भी होता है। लाइक प्रोसेस थ्रेड कैन क्रिएट चिल्ड्रन, जैसे प्रोसेस होता है वैसे ही थ्रेड भी जो है चिल्ड्रन को क्रिएट कर सकती है, जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा था। ठीक है, ये सारे वही चीज़ें हैं, वेटिंग स्टेज, ब्लॉक स्टेक, ये सारे जो हमारा थ्रेड की तरह मतलब प्रोसेस की तरह ही हमारा थ्रेड भी होता है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या क्या है ये देखना है। थ्रेड्स कैन इफेक्ट वन अनदर, इसमें मेन डिफरेंस क्या है थ्रेड का। थ्रेड जो है एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर देते हैं, बट प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। प्रोसेस में थ्रेड जो है एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जैसे एक माँ बाप के जो बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे झगड़ा कर सकते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट जो माँ बाप है वो दूसरे माँ बाप से जल्दी झगड़ा नहीं करते हैं। वैसे ही हमारे एग्जाम्पल है प्रोसेस को समझने का। ठीक है, ऐसे ही आप समझ लीजिए। थ्रेड्स बच्चे हैं तो झगड़ा करेंगे ही, तो थ्रेड्स कैन इफेक्ट वन अनदर, एक दूसरे को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। उसी को हम, ये हमारा डिफरेंस है मेन थ्रेड का। अनलाइक प्रोसेस, थ्रेड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। जैसा कि प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है, जैसे दूसरा प्रोसेस दूसरे से डिपेंडेंट होता है, और मतलब 2-3 प्रोसेस हैं तो हर प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस होता है, उस अलग इंडिपेंडेंट होता है, वो दूसरे प्रोसेस से वो कनेक्टेड नहीं रहता है, वो हमारा प्रोसेस में होता है। बट थ्रेड में क्या होता है कि एक ही प्रोसेस का कई सारे थ्रेड्स होते हैं, तो इस वजह से थ्रेड्स एक दूसरे से के साथ डिपेंडेंट होते हैं। ये हमारा मेन डिफरेंस है। ओके, अब चलते हैं। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन एज इन प्रोसेस। जैसा कि प्रोसेस में हमारा प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, बट थ्रेड्स में हमारा ऐसा नहीं होता। अब थर्ड पॉइंट में देखिए, प्रोसेस में ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट यूज़र, मतलब हर एक यूज़र, मतलब अलग अलग यूज़र्स जो हैं अलग अलग जो प्रोसेस को क्रिएट कर सकती है। मतलब जैसे ही उसने मान लीजिए ए टाइप किया, ए टाइप करने के बाद जो हमारा प्रोसेस है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने कोई दूसरा चीज़ टाइप किया बी, तो दूसरा प्रोसेस हमारा जनरेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो हमारा हर एक प्रोसेस जनरेट हो रहा है किसी एक यूज़र के द्वारा, बट ऐसा हमारा किस में नहीं है होता है, थ्रेड के अंदर ऐसा नहीं होता है। थ्रेड एक ही यूज़र के द्वारा ही जनरेट होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक प्रोसेस के अंदर ही कई तरह के थ्रेड्स पाए जाते हैं, तो वो सब का जो जो जितने भी थ्रेड्स हैं ना, उन सब का यूज़र एक ही है। समझ रहे हो ना। प्रोसेस में क्या है कि एक प्रोसेस का यूज़र एक है, बट दूसरा प्रोसेस है उसका यूज़र अलग होगा। समझ रहे हो, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अनलाइक प्रोसेस, थ्रेड इज़ डिज़ाइन टू असिस्ट वन अनदर। जैसे टाइम रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए न्यू थ्रेड इज इन एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस इज लेस देन टू क्रिएट ए न्यू प्रोसेस। मतलब जो एक हमारे पास पहले से प्रोसेस है, उसमें नया प्रोसेस क्रिएट करना, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है हमारे थ्रेड को क्रिएट करने के मुकाबले में। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू टर्मिनेट ए थ्रेड इज लेस देन टू टर्मिनेट ए प्रोसेस। जैसे प्रोसेस को टाइम लगता है कि उसको टर्मिनेट करने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाता है प्रोसेस को, बट थ्रेड को इतना टाइम नहीं लगता है। ओके, ये था हमारा मेन डिफरेंस, ये आपको ध्यान रखना है। अब सीपीयू शेड्यूलिंग क्या चीज़ें होती हैं, इसका मतलब शेड्यूलिंग का मतलब ही होता है कब, कहाँ, कितना। सीपीयू का मतलब है कि कब किसको एलोकेट करना है, कब उसको प्रोसेस करना है, कितना प्रोसेस करना है, और कहाँ पर प्रोसेस करना है, कैसे क्या करना है। ये सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाता है। इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम एट एनी गिवन टाइम सेवरल प्रोसेसेस विल बी कंपीटिंग फॉर द सीपीयूज टाइम। तो देखिए, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। शेड्यूलिंग का मतलब ही होता है कि सीपीयू को
प्रोसेस करने के लिए किसी जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको देना, मतलब सीपीयू उसको प्रोग्राम को प्रोसेस करे, कोई दूसरा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को छोड़ के उसको प्रोसेस करे, ये शेड्यूलिंग कहलाता है। ठीक है, और ये कब और कैसे, इसको कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करती है कि सीपीयू किसके पास जाना चाहिए, कौन से प्रोग्राम के पास जाना चाहिए ताकि वो प्रोसेस हो सके। ओके, तो वो प्रायोरिटी बेस्ड पर ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है कि सीपीयू जो है इस प्रोग्राम के पास जाए पहले, उसके बाद दूसरे प्रोग्राम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टर्न अराउंड टाइम पर। अब ये टर्न अराउंड टाइम में पहले ही समझा चुका हूँ आपको, तो इसमें देखिए इट मे बी डिफाइंड एज इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस। तो देखिए जो भी हम प्रोग्राम सबमिट करते हैं और उसके और जो कंप्लीट होता है प्रोग्राम, उसके बीच का जो टाइम है उसी को हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। वही चीज़ दोबारा बता रहा है। अब वेटिंग टाइम क्या होता है, देखिए इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सेवरल जॉब्स रिसाइड एट a time in memory. CPU executes only one job at a time. The rest of jobs wait for the CPU. Waiting time is time spent in for waiting for resources allocation due to contents with others in multi-programming system by the process. It is calculated by the following equations. मतलब जो है जो दूसरे प्रोग्राम जो प्रोसेस कर रहा है वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये इस प्रोग्राम को वेट करना पड़ता है, उसी को हम वेटिंग टाइम कहते हैं। अब चलते हैं आगे। रिस्पॉन्स टाइम मैंने पहले भी बता रखा है आपको, जो सबमिशन करने के बाद जो है फर्स्ट जो रिस्पॉन्स आता है उसे हम फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। शेड्यूलिंग क्यूज क्या होती है, जैसा हमने क्यू में पढ़ा था, क्यू क्या क्या होता है कि लास्ट इन लास्ट आउट होता है उसके अंदर, मतलब जो पहले इनपुट आता है उसे हम डिलीट करते हैं, फर्स्ट को हम डिलीट करते हैं, लास्ट वाले जगह से हम वहाँ पे इनपुट करते हैं। तो लास्ट इन लास्ट आउट होता है हमारा, जो लास्ट में आता है उसी को पहले निकाला जाता है, उसी को हम पहले डिलीट करते हैं। तो ये हमारा क्यू का शेड्यूलिंग है। रेडी क्यू में क्या होता है कि द रेडी क्यू कंटेंट्स ऑल द प्रोसेस दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट एंड आर वेटिंग फॉर द सीपीयू। जो सीपीयू के लिए वेट कर रहे थे उसी की तरह है बिल्कुल, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि रेडी स्टेट में तब होता है जब क्योंकि वो सीपीयू के लिए वेट कर रहा होता है, वो रेडी पड़ा हुआ है पूरी तरह से, बट बस सीपीयू मिलते ही वो प्रोसेस करने लग जाएगा। ठीक है, जैसे डायग्राम बताया गया क्यू में, रेडी क्यू देखिए पीसीबी वन से कनेक्ट है, पीसीबी वन क्यों हमने कनेक्ट किया है क्योंकि कोई भी प्रोसेस जो है पीसीबी के द्वारा ही हम उसको पहचान पाते हैं। ठीक है, तो हमने पीसीबी वन का एग्जांपल लिया, इसमें पीसीबी टू, पीसीबी थ्री, फोर, ये हमारा सबके सब एक दूसरे से लिंक है, इसी को हम क्यू कहते हैं। ये हमारा लिंक लिस्ट के पॉइंटर के द्वारा ये कनेक्ट है हमारा रेडी क्यू। ठीक है, इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे, जो जो मैं कर रहा हूँ बस वो करिए, बहुत है उतना। टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग के भी टाइप्स होते हैं, जैसे नॉन प्रिमिटिव हो गया एक प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, देखिए इन नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग ए शेड्यूलिंग डिसीजन इज मेड एवरी टाइम सम जॉब इन द सिस्टम फिनिशेस इट्स एग्जीक्यूशन and at system utilization time. It means once a process has been given the CPU cannot be taken away from that process. In non-primitive scheduling, short jobs are made to wait by longer jobs, but the treatment of all processes। अब नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, क्या ये एक सीपीयू का शेड्यूलिंग है जो प्रोसेस कर रहा होता है। जैसे a scheduling decision is made every time some job in the system finishes its execution, and it means once a process has been given the CPU cannot be taken away from that process. In non-primitive scheduling, short jobs are made to wait by longer jobs, but the treatment of the all process is fairer। उसमें क्या होता है कि जो अगर कोई सीपीयू का जो दूसरा प्रायोरिटी होता है हाई प्रायोरिटी, इसमें नॉन प्रायोरिटी में उसको हाई प्रायोरिटी को ना लेकर के जो प्रोसेस कर रहा होता है उसी को पहले कंप्लीट करता है और प्रायोरिटी वाले को बाद में देखता है। ठीक है, तो ये हमारा नॉन प्रिमिटिव में होता है। और प्रिमिटिव में क्या होता है कि जो हाई प्रायोरिटी का होता है उससे वो सीपीयू एलोकेट हो जाती है
उसको छोड़ के, जो प्रोसेस कर रही होती है उसको छोड़ देती है। ओके, so primitive scheduling. On the other hand, in primitive scheduling, a scheduling decision can be made even while the execution of a job is in process. जब कोई एक प्रोग्रेस में है, जो भी प्रोसेस कर रहा है जॉब, उसमें भी जो है शेड्यूलिंग हो सकता है कि दूसरा प्रोसेस होने लग जाए। Consequently, a job in execution may be forced to release the processor so that execution of some other jobs can be undertaken. अब वही चीज़ बता रहा है कि उसको फोर्स मिल सकता है सीपीयू को कि वो रिलीज़ कर दे, जो भी प्रोसेस कर रहा है उसको छोड़ करके दूसरा जो हायर प्रायोरिटी का है उसको प्रोसेस करने लग जाए। वही बता रहे इसमें। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इज यूजफुल इन सिस्टम्स इन विच हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रिक्वायर रैपिड अटेंशन टू मेक प्रिम्पशन इफेक्टिव। मैनी प्रोसेस मस्ट बी केप्ट इन मेन स्टोरेज। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब ये बहुत हो गया। अब डिस्पैचर क्या होता है देखिए। तो देखिए डिस्पैचर, इसको छोड़ दीजिए डिस्पैचर को, टाइम वेस्ट ना करते हुए जो मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब हमें पता है सीपीयू शेड्यूलिंग का टाइप्स दो होता है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। तो चलते हैं अब इसके जो एल्गोरिदम है इसके भी 3 टाइप्स होते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। अब नाम से पता चल रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसी को पहले प्रोसेस किया जाएगा सीपीयू द्वारा। तो देखिए, एज द नेम इम्प्लाइज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी सिंपली असाइंस द प्रोसेसर टू द प्रोसेस विच इज़ फर्स्ट इन द रेडी क्यू। क्यू के अंदर जो रेडी पड़ा हुआ प्रोग्राम, वो फर्स्ट में जो है पहले उसी को रन किया जाएगा, उसी को प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एल्गोरिथम इज एलोकेट द प्रोसेसर सीपीयू in the order in which the processor arrive. It is also known as first in first out. इसे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के नाम से भी जानते हैं। जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, मतलब जो पहले आया वही पहले प्रोसेस हुआ, फिर प्रोसेस होके उसको भेज दिया जाएगा, फिर जो उसके बाद दूसरा जो फर्स्ट में है फिर उस जो, मतलब कहने का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। ऐसे ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में इज़ नॉन स्कीम डिसिप्लिन। इट इज़ फेयर इन फॉर्मल सेंस बट somewhat unfair in that long jobs make short jobs wait and unimportant jobs make important jobs wait. The average waiting time under FS policy is quite long. तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो सीपीयू है वो थोड़ा बिजी नहीं हो पाता है। इसमें हमारा प्रोग्राम थोड़ा लेट से रन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बाकी जो शॉर्ट जॉब पड़े हैं वो वेट कर रहा होता है, और जो लॉन्ग जॉब होता है जो अगर पहले जो आया है, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल के अकॉर्डिंग जो पहले आता है उसी को पहले रन करेगी सीपीयू, उसी को प्रोसेस करेगी। इस हिसाब से जो हमारे पास उससे जो छोटे छोटे जो जॉब पड़े हुए हैं जो आसानी से हो सकते थे पहले, वो ना हो करके लॉन्ग वाले के चक्कर में उसको बहुत ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ रहा है, इसलिए सीपीयू को जो ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो डिसएडवांटेज मेन। अब चलते हैं इसका, देखिए एग्जांपल में हमारे पास प्रोसेस दिया हुआ है, प्रोसेस 1 2 3, और बस टाइम मतलब हो गया इसका, जैसे प्रोसेस 1 है उसका टास्क कंप्लीट कितने टाइम में हो रहा है उसको हम बस टाइम कहेंगे। जैसे 24 मिली सेकेंड्स हो गया, 3 मिली सेकेंड्स 3 मिली सेकेंड्स। ठीक है। और वेटिंग टाइम जो प्रोसेसर 1 है, जो प्रोसेस 1 हो रहा है उसको 0 सेकेंड्स, मतलब 1 भी सेकेंड उसको वेट नहीं करना पड़ा, वो तुरंत रन कर गया। ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही फर्स्ट में है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल के अकॉर्डिंग वो पहले ही फर्स्ट आ चुका है, तो उस हिसाब से सीपीयू ने पहले उसी को ले लिया, तो उसको वेट नहीं करना पड़ा। ठीक है। अब 24 और 27 इसका P2 और P3 का वेटिंग टाइम है। ठीक। अब देखिए इसका ग्रांड चार्ट बनेगा, वो कैसे बनेगा, जैसा कि इन्होंने बोला है द वेटिंग टाइम इज 0 मिली सेकेंड्स फॉर प्रोसेस वन के लिए तो वेटिंग टाइम 0 मिली सेकेंड्स हो गया, और 24 मिली सेकेंड फॉर प्रोसेस 2 एंड 27 मिली सेकेंड फॉर प्रोसेस 3। तो ये जो हमारा प्रोसेस 1 है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे ग्रांड चार्ट में, क्योंकि पहले ये आया था, फिर प्रोसेस 2, फिर प्रोसेस 3 आया था। तो इसका जो चार्ट बनाने का तरीका है ऐसा है, प्रोसेस 1 का जो वेटिंग टाइम है वो 0 है, तो इसको हमने लेफ़्ट साइड लिखा है। फिर प्रोसेस 2 का वेटिंग टाइम है 24 और प्रोसेस 3 का
27 है, ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे कि P3 का जो लास्ट में 30 कहाँ से आ गया। ये भी बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग उसको बताया गया है कि जैसे प्रोसेस 1 है, उसको पूरा काम करने में कितना टाइम लगा, 24 मिली सेकेंड्स लगा, जैसा कि यहाँ पे बर्स्ट टाइम दिखाया गया है। देखो 24 है ना P1 का। ऐसे ही P2 का जो है टोटल उसको कितना टाइम लगा प्रोसेस करने में, तो P1 और P2 दोनों को प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल टाइम उसको उसका जॉब कंप्लीट करने में P1 और P2 दोनों का टाइम प्लस करने के बाद ही आएगा ना। वो हमने उन दोनों का क्यों किया है, P1 और P2 का दोनों का जॉब हमने प्लस इसलिए किया है कि उसको वेट करना पड़ रहा है, तो वो भी तो उसका टाइम काउंट होगा उसके अंदर, होगा कि नहीं। तो जैसे ये P2 है, उसका बस टाइम क्या है 3 है। तो वैसे तो P2 का जो कंप्लीसन टाइम है वो 3 मिली सेकेंड्स में हो गया, बट उसको वेट भी करना पड़ा कितना, जब तक P1 जो है 24 मिली सेकेंड्स के अंदर वो कंप्लीट नहीं कर रहा। 24 + 3 27, तो 27 टोटल उसका जो हो गया टाइम लग गया उसको P2 को प्रोसेस करने में, ठीक है। अब ऐसे P3 है, P3 का जो है हमारा वेटिंग टाइम नहीं, मतलब इसका भी जो है हमारा 3 है बस टाइम, मतलब पूरा कंप्लीट करने के लिए इसको 3 सेकंड में, मतलब 3 मिली सेकंड में इसने काम कंप्लीट कर लिया। बट इसका जो P1 P2 दोनों को मिला करके इसका जो मतलब P2 को मिला करके इसका और P3 का जो 3 सेकेंड्स है मिली सेकेंड, वो हमारा टोटल मिला के 30 मिली सेकेंड्स में इसने पूरा काम अपना कंप्लीट किया है, क्योंकि उसने P2 का वेट किया है। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक उसको वेट करना पड़ा P2 के, ठीक है। 27 कर लिया प्लस 3 30 आ गया हमारा P3 का बस टाइम, मतलब पूरा P3 को प्रोसेस करने में 30 मिली सेकेंड्स की ज़रूरत पड़ी। अब एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, तो जैसा कि हमें पता है वेटिंग टाइम क्या क्या है, 0 24 27 प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, बस आ गया हमारा 17 मिली सेकेंड्स। अब एडवांटेज देखिए, इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कोड, सुटेबल फॉर बैच सिस्टम के लिए सुटेबल होता है। डिसएडवांटेज मेन तो मैंने आपको बता दिया कि वेटिंग टाइम कैन बी लार्ज इफ शॉर्ट रिक्वेस्ट वेट बिहाइंड द लॉन्ग वंस, मतलब अगर जो शॉर्ट रिक्वेस्ट, जो शॉर्ट जॉब है जो आसानी से हो सकता था रन, वो वेट करना पड़ रहा है उसको, क्योंकि लॉन्ग जॉब पहले आ चुका है, उसी को पहले रन कर रहा है CPU, इसके वजह से, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, अब जो होता है नाम से पता चल रहा है, जो पहले छोटा होगा जो काम, जिसका काम जो है छोटा होगा उसको पहले CPU एलोकेट करेगी। CPU इज़ एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द लीस्ट CPU बर्स्ट टाइम, जिसका CPU का जो बर्स्ट टाइम जो होगा प्रोसेस का वो कम हो, मतलब वो काम जो है कम टाइम में कंप्लीट कर रहा हो, उसी को पहले CPU जो है प्रोसेस करेगी। ये हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग में आता है, ठीक है। देखिए, अमोंग द प्रोसेस इन द रेडी क्यू CPU इज ऑलवेज असाइन टू द प्रोसेस विद लीस्ट CPU बर्स्ट रिक्वायरमेंट, SJF रिड्यूसेस एवरेज वेटिंग टाइम ओवर FCFS। इसमें क्या होता है, शॉर्टेज जॉब क्या वेटिंग टाइम को जो है कम कर देता है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में, जो पहले जो मतलब जो जॉब कम टाइम में कंप्लीट हो जा रहा है पहले वही आ जाओ, तुम पहले उसी को प्रोसेस कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे पास टाइम जो है वो कम टाइम में सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया शॉर्टेज जॉब का मेन एडवांटेज, ओके। When CPU is available, it is assigned to the process has the smallest runtime. If two processes have the same runtime, FCFI is used to break the tie. The shortest job, the better service it will receive. This tends to reduce the number of waiting jobs and also reduce the number of waiting jobs. अब चलते हैं हम आगे, एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं बढ़िया से। जैसे प्रोसेस 1 2 3 4 है, पूरे 4 प्रोसेस है, और बस टाइम इनका ये है और ये वेटिंग टाइम इनका ये है, ठीक है। अब जो है शॉर्टेस्ट जॉब हम इसमें कैसे पता लगाएंगे, जिसका बस टाइम कम होगा, मतलब जो प्रोसेस हो रहा है वो पूरा कितने टाइम में प्रोसेस हो रहा है, वो टाइम अगर कम में हो उसको हम सबसे पहले ग्रैंड चार्ट में लिखेंगे।
मतलब सबसे पहले उसी को प्रोसेस करेंगे। तो हमारा सबसे कम कौन सा है बस टाइम 3 मिली सेकेंड, जो P4 है। ठीक है, P4 को हम लेंगे पहले। यहाँ पर देखिए P4 जिसका वेटिंग टाइम 0 सेकेंड्स है, 0 मिली सेकेंड्स यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और इसका जो कंप्लीशन टाइम है 3 मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहा है। ओके, अब P1 को लेंगे क्योंकि इसका जो हमारा 6 मिली सेकेंड्स में ये कंप्लीट कर रहा है, और 6 + 3 मतलब टोटल इसको 9 मिली सेकेंड्स इसको लग गए P1 को प्रोसेस होने में। ठीक है, फिर P3 फिर P2 ऐसे करते हुए हमारा ये आंसर आ गया। अब वेटिंग टाइम निकालना हमें, एवरेज वेटिंग टाइम। तो हमें पता है वेटिंग टाइम क्या क्या है, 3 + 16 + 9 + 0 अपन में 4 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, 1 2 3 4, मतलब हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया है। ओके, हमारा आंसर आ चुका है 7 मिली सेकेंड्स। अब चलते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें कम से कम वेट करना पड़ रहा है बाकी सभी प्रोग्राम्स को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या था, प्रॉब्लम इज टू नो द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच CPU इज नीडेड बाय प्रोसेस। ए प्रेडिक्शन फार्मूला कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द CPU मे बी रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस। अब इसका मतलब ये है कि ये CPU जो है उसको टाइम लगा रहा है कि पता करने में कि किसका जो शॉर्टेज जॉब है, किसका टाइम जो है लेंथ ज़्यादा है, किसका कम है। तो उसको चूज़ करने में भी CPU को टाइम लग रहा है। तो बात वही पड़ जा रही है, चाहे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से करे या फिर शॉर्टेज जॉब फर्स्ट से करे। तो बात थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क पड़ रही है, क्योंकि CPU को पता करना पड़ जा रहा है कि कौन सा उसका बर्स्ट टाइम किसका जो है कम है, किसका नहीं है। ठीक है, इसलिए अब चलते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पे। ए प्रायोरिटी इज एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस एंड द CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस with highest priority. Equal priorities again are scheduled in FCFS order. Priorities can be defined either internally or externally. Internally defined priorities are some measurable quantities, time limits, memory requirements, the number of open files. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रायोरिटी का मतलब हो गया जो जिसका हायर प्रायोरिटी होगा उसी को CPU पहले लेगी, एलोकेट करेगी। और अगर इक्वल प्रायोरिटी के आ जाते हैं तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट का रूल लागू हो जाएगा, मतलब पहले जो आएगा उसी को लिया जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का मेन तरीका। तो ये हमारा इंटरनली और एक्सटर्नली दो तरह से हो सकता है। अब चलते हैं हम आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। कंसिडर द प्रोसेस, जैसे प्रोसेस 1 से लेके 5 प्रोसेस है इसमें। बर्स्ट टाइम ये रहा, प्रायोरिटी ये रही, वेटिंग टाइम ये रही हमारी। ठीक है, अब इसमें प्रायोरिटी किसको दिया रहा है, फर्स्ट हायर प्रायोरिटी किसको है, प्रोसेस 2 को है। तो इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे ग्रैंड चार्ट में, P2 को पहले लिखेंगे, P5 P1 फिर P3 फिर P4। ठीक है, और उस हिसाब से हम इसका वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेंगे जो कि हमें दिया हुआ है। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं आगे। द एवरेज वेटिंग टाइम हमारा निकल चुका है। अब प्रॉब्लम विद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का साथ प्रॉब्लम क्या था, देखिए वेट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ हायर प्रायोरिटी, क्योंकि हायर प्रायोरिटी के वजह से उसको जो है वेट करना पड़ रहा है। दूसरा जो प्रोग्राम है CPU को वेट करना पड़ रहा है ना, कि किसकी प्रायोरिटी हायर है किसकी लोअर है, उसमें भी उसको टाइम लग रहा है, उसको वेट करना पड़ रहा है। देखिए प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग समटाइम्स बिकम्स द बिगेस्ट कॉज ऑफ indefinite blocking or starvation of a process. If a process is in ready state but its execution is almost always preempted due to the arrival of higher priority process, it will starve of for its execution. Therefore, a mechanism like aging has to be built into the system so that almost every process should get the CPU in a fixed interval of time. Thus, this can be done by increasing the priority of a low priority process after a fixed time interval, so that at one moment of time it becomes a high priority job as compared to others, and thus finally gets CPU for its execution. तो इस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या मेन कारण ये था कि जो प्रोग्राम वेट कर रहा है CPU के लिए,
उसको ना लेकर के जिसकी प्रायोरिटी हायर होगी सीपीयू उसको लेने लग जाएगा, तो इससे क्या होगा कि उसका जो एग्जीक्यूशन जो होगा उसका लेट से होने लग जाएगा। तो इसमें एक टेक्निक यूज़ किया गया है एजिंग। जैसे कि मैकेनिज्म लाइक एजिंग हैज़ टू बी बिल्ट इनटू द सिस्टम सो दैट ऑलमोस्ट एवरी प्रोसेस शुड गेट द सीपीयू। मतलब हर एक प्रोसेस को सीपीयू मिल सके, उसलिए हमने एजिंग लगाया है। अब एजिंग क्या काम करते हैं देखिए, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। इसका जो हर प्रोसेस का जो टाइम है वो फिक्स कर देता है, इतना टाइम वो रन करेगा ही करेगी, सीपीयू उसके पास जाएगा ही जाएगा, बट हायर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही जाएगी, ठीक है, लेकिन सबके पास जाएगी फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग। दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ ए लो प्रायोरिटी प्रोसेस आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल सो दैट at one moment of time it becomes a high priority job as compared to others and thus finally gets CPU for its execution। और लास्ट में उसको CPU मिल जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर कोई हाई प्रायोरिटी का आ गया बीच में तो पहले उसको करेगी काम, लेकिन उसको टाइम जो लिमिट है उसका उतने टाइम वो CPU लेगी, उसके बाद जो है दूसरे के पास चली जाएगी जो जिसकी हायर होगी प्रायोरिटी, ठीक। अब चलते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होते हैं देखिए। प्रिमिटिव फोर्सफुली सीपीयू लेना। अब नाम से अब जो मैंने आपको बताया इसमें राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का मतलब होगा कि सीपीयू को जो है ना फोर्सफुली लेना। सीपीयू वो अभी नहीं ले रहा है, उसको प्रोसेस नहीं करना चाह रहा है, बट जो प्रोग्राम है उसको फोर्सफुली उसको अपने तरफ खींच रहा है उसमें प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। वो देखिए कैसे उससे क्या होता है देखिए। इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग प्रोसेस आर डिस्पैच्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बट आर गिवन ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम कॉल्ड ए टाइम स्लाइस और क्वांटम। इफ ए प्रोसेस डज नॉट कंप्लीट बिफोर इट्स सीपीयू टाइम एक्सपायर्स द सीपीयू इज preempted and allocated to next waiting process। अब इसमें क्या बोला जा रहा है देखिए। इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग प्रोसेस आर डिस्पैच्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बट आर गिवन एट लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम कॉल्ड ए टाइम स्लाइस और क्वांटम। इसमें राउंड रॉबिन में क्या है इस शेड्यूलिंग में कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के द्वारा रूल लगाया गया है, बट इसमें जो है टाइम जो है लिमिटेड अमाउंट में मिला है उसको प्रोसेस करने के लिए। अब सीपीयू के पास अगर वो उस टाइम में अगर वो प्रोसेस कर लेती है ठीक है, अगर प्रोसेस नहीं कर पाती है तो वो एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद वो जो दूसरा वेटिंग में जो प्रोसेस है उसको फिर प्रोसेस करने लग जाती है। जो वेटिंग में जो पड़ा है जो रेडी स्टेट में जो है दूसरा वाला प्रोग्राम फिर उसके पास चली जाती है अगर एक्सपायर हो जाता है जो रन कर रहा होता है उस समय सीपीयू, ठीक है। अब देखते हैं इसको अच्छे से समझते हैं हम इससे। ये डायग्राम जो बुक में उसको मत देखिए, जो मैंने इसमें नोट्स में बना रखा है इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं समझाता हूँ। ये राउंड रॉबिन कैसे काम करती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है राउंड रॉबिन के माध्यम से इसको सॉल्व करो तो ऐसे करना है आपको। देखिए हमारे पास क्वांटम नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना आर विद टाइम क्वांटम इक्वल्स टू 20, ऐसा लिखा हुआ है ना। ये 20 जो या फिर 4 ये कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर, ये हमें दिया रहेगा क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर के ज़रिए हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। देखिए प्रोसेस बर्स्ट टाइम, प्रोसेस हमें सबसे पहले प्रोसेस लिखना है, फिर बर्स्ट टाइम हमें लिखना है, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस हमारे पास कितने हैं, 4 लिख लिए हमने, P1 P2 P3 P4, ठीक है। और बर्स्ट टाइम हमें गिवन है 53 17 68 24, कि हमें गिवन होगा प्रोसेस और बर्स्ट टाइम, ठीक है। अब इनके द्वारा इन तीनों को मतलब प्रोसेस बर्स्ट टाइम और क्वांटम नंबर के द्वारा हमें ये राउंड रॉबिन के माध्यम से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए राउंड रॉबिन में कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमने पहले ग्रांड चार्ट बनाया, पहले नीचे देखिए सबसे नीचे ये वाला, मेरे नोट्स को देखिए बस, और देखिए P1 P2 P3 P4 ऐसे P1 फिर P3 मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे काउंटिंग करते जा रहे हैं कैलकुलेशन, उसके हिसाब से हम यहाँ ग्रैंड चार्ट बनाते जा रहे हैं। तो ग्रैंड चार्ट बनाने के लिए हमें राउंड रॉबिन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो देखिए वो कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। अब P1 है, P1 का 53 बस टाइम है। अब 53 को माइनस करेंगे 20 से, क्योंकि हमारा 20 क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा 33। तो इसमें P1 का हमने 20 माइनस किया तो हमने P1 यहाँ लिख दिया पहले, वेटिंग टाइम 0, P1 का 20 हमने लिख दिया, पूरा कंप्लीशन टाइम, ठीक है, बस टाइम, ओके। अब आते हैं P2 पे।
P1 का काम हो गया। अब P2 पे आता, P2 का 17 है जो कि बस क्वांटम नंबर 20 है, उससे कम है, तो हम P2 को 20 में प्लस कर देंगे 17, हमारा 37 हो जाएगा। ठीक है, बस 37 लिख दिया। अब P2 हमारा दोबारा हम नहीं लिखेंगे कभी भी, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से, 20 से वो कम था तो हमने उसको लिख दिया। अब P3 को हम लिखेंगे जिसका 68 है बस टाइम। अब 68 माइनस 20 करेंगे, जो अगर 20 से बड़ा हो गया तो उसको माइनस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब 68 को 20 से माइनस कर देंगे तो 48 बचेगा। अब 48 बचा है तो हम क्या करेंगे, 48 को जैसे P3 है तो अब हम इसमें जो है 20 प्लस कर देंगे, क्योंकि 68 में से हमने माइनस क्या कौन सा किया है, 20 किया है ना, तो हमें 20 ही प्लस करना है। जैसे P3 का जो वेटिंग टाइम था वो 37 था, 37 प्लस 20 57 हो जाएगा। ठीक है, हमारा बस टाइम P3 का। अब P4 पे आ जाते हैं। P4 का ऊपर देखते हैं हम यहाँ पर क्या है, P4 इक्वल्स 24 है बस टाइम इसका। ठीक है, 24 जो है 20 से बड़ा है। अब 24 माइनस 20 करेंगे, इसका भी फिर 57 में फिर से प्लस कर देंगे 20, P4 की वैल्यू आ जाएगी 77 मिली सेकेंड्स में इसने कंप्लीट किया। ठीक है, अब फिर से हम P1 के तरफ जाएंगे। P1 का पहले कितना था, 33 था माइनस करने पर। ठीक है, अब 33 भी 20 से बड़ा है तो माइनस करेंगे फिर से 20, फिर से हम P1 को 20 प्लस कर देंगे 77 जो था P4 का, P1 में प्लस कर देंगे 77 में 20 तो 97 आ जाएगा। ठीक है, अब P1 के बाद P2 की बारी। अब P2 क्योंकि हमने पहले ही कंप्लीट कर चुका है, मतलब 17 जो था पहले कंप्लीट हो चुका है, वो 0 हो चुका है। ठीक है, P3 पे आ जाते हैं। अब P3 में पहले कितना था, 48 था। अब 48 को हम 20 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 28। अब भी जो हमने 20 से माइनस किया तो 20 हम प्लस कर देंगे किस में, 97 में। अब 97 20 प्लस करेंगे तो 117 आएगा इसका P3 का बस टाइम टोटल। ठीक है, अब P4, अब P3 के बाद हमारा आता है P4। अब P4 में पहले कितना था हमारा, 4 बच रहा था, 24 माइनस 20 किया था ना, तो अब 4 बच रहा था। अब 4 बच रहा है, अब क्योंकि ये 20 से छोटा है, हमारा क्वांटम नंबर 20 से छोटा है, तो हम इसको डायरेक्ट जो है 4 इसमें प्लस कर देंगे। तो देखिए 117 में हमने 4 प्लस कर दिया, 121 हो गया। ठीक, अब P4 भी हमारा 0 हो चुका है, P2 भी हमारा 0 हो चुका है, P1 और P3 बचा हुआ है। ठीक है, P1 हमारा पहले कहाँ पर था, 33 हो चुका था, 13, हाँ 13 बचा हुआ था लास्ट। 13 हमारा छोटा है किससे, 20 से, तो हम डायरेक्ट 13 प्लस कर देंगे P1 में। P1 हम यहाँ लिखेंगे, P4 का जो 121 था उसमें 13 प्लस करने पर हमारा आ जाएगा 134। ठीक है, P1 का। अब P1 के बाद P2 तो 0 हो चुका है, P3 की बारी। P3 में हमारा कहाँ तक हो गया था, 28 तक हो गया था। अब 28 क्योंकि 20 से बड़ा है, अब 28 माइनस 20 करेंगे तो 8 बचेगा, तो हम प्लस क्या करेंगे, 20 करेंगे, क्योंकि 28 अभी 20 से बड़ा है, इसलिए हमने 20 को प्लस किया है माइनस करने के बाद। 20 हमने यहाँ पर 134 में प्लस करने पर 154 आ गया। ठीक, अब हमारा P1 भी 0 हो चुका है, बस कौन सा बच रहा है, P3 बच रहा है। अब P3 में कितना बच रहा है, बस लास्ट में 8 बच रहा है, तो 8 क्योंकि हमारा 20 से छोटा है तो 8, सिर्फ 8 ही प्लस कर देंगे P3 में दोबारा। 154 में से 8 प्लस करेंगे 162 बचेगा। ठीक है, ऐसे हमारा निकल चुका है ग्रैंड चार्ट। अब ग्रैंड चार्ट के माध्यम से हम आसानी से सब कुछ निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक, तो ऐसे हमारा राउंड रॉबिन हम इस तरीके से निकालते हैं, जो बहुत ही ईजी है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से समझिए, वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक, इसे हम राउंड रॉबिन की कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। जैसा इन्होंने बता रखा है वेटिंग टाइम निकालने के लिए कैसे निकालते हैं राउंड रॉबिन में। जैसे देखिए वेटिंग टाइम फॉर P1 विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 प्लस 6 इक्वल टू 6 मिली सेकेंड्स। अब जैसे वेटिंग टाइम इन्होंने निकालना है तो उसको कैसे निकाला है, पहले P1 का वेटिंग टाइम निकलेगा राउंड रॉबिन में, फिर P2, फिर P3, इन सब को निकालने के बाद प्लस करने के बाद फिर निकलेगा इसका एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है,
तो वेटिंग टाइम इसमें मान लो हमें नहीं गिवन नहीं है, तो ग्रैंड चार्ट के माध्यम से हम वेटिंग टाइम निकाल लेंगे इसका। तो कैसे निकालेंगे, देखिए P1 के लिए वेटिंग टाइम निकालना है, तो यहाँ पे जैसा इन्होंने दिया हुआ है P1 का 0 है वेटिंग टाइम, P2 का 4 है, तो P1 का हमारा वेटिंग टाइम 0 है। वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए जैसे ग्रांड चार्ट में लिखा हुआ है P1 P2 P3, फिर P1 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 P1, इसमें लिखा हुआ ना P1 P2 P3 P1 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 P1। इन्होंने भी वही रूल राउंड रॉबिन के माध्यम से ये ग्रांड चार्ट बनाया है। तो इसका जो देखिए 0 4 7 10 फिर 14 18 20। अब इसमें P1 पहले हम लेंगे, P1 का वेटिंग टाइम क्या है 0 है, तो हमने यहाँ पर 0 फिर प्लस 10 - 4 हमने क्यों किया, P1 दोबारा कब आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसका वेटिंग टाइम क्या है 10 है, तो 10 हमने माइनस किया, और जो पुराना वाला जो P1 का जो हमारा बस्ट टाइम है वो माइनस करेंगे, मतलब 10 - 4, ये हमारा हो गया वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला। ठीक, इक्वल्स टू 0 + 6, हमारा आंसर आ चुका है 6 मिली सेकेंड्स। ओके, वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला यही है। P1 अगर मतलब पहले तो जो P1 का जो वेटिंग टाइम है शुरुआत में, वो हमारा जो भी हो उसको हमने प्लस कर लिख लिया, उसके बाद प्लस का सिंबल लगाया, फिर उसके बाद हमें देखना है P1 दोबारा कहीं आ रहा है एक बार। ठीक है, दोबारा एक बार कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा था P1, बस इसी P1 को लेना है, बाकी दूसरे वाले और P1 को मत ले लेना। ठीक है, जो पहले आ रहा है P1 उसी को लेना है। अब इस P1 को लेने का जो वेटिंग टाइम क्या है 10 है इसका, तब इस 10 में से माइनस कर देंगे, जो पिछला वाला P1 था ना उसका वेटिंग टाइम नहीं लेंगे, उसका बस्ट टाइम लेंगे, मतलब बस्ट टाइम हमारा P1 का 4 था, ये रहा बस्ट टाइम, समझ रहे हो, P1 मतलब कंप्लीट होने का टाइम उसका। अब 10 - 4 कितना होगा 6, 0 + 6 कितना हो गया 6 मिली सेकेंड्स। अब वेटिंग टाइम फॉर P2, अब P2 क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही है, तो इसका वेटिंग टाइम जो होगा 4 सेकेंड मिली सेकेंड, वही का वही लिख देंगे, क्योंकि बाकी और जगह P2 है ही नहीं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट हमने 4 मिली सेकेंड लिख दिया। वेटिंग टाइम फॉर P3 भी सिंगल ही है यहाँ पर, तो इसको भी हमने वैसे ही लिख दिया 7। ठीक, इनको प्लस करने के बाद फिर डिवाइड कर देंगे, फिर से हमारा आंसर आ जाएगा 5.66 मिली सेकेंड। ओके, ये थे हमारा राउंड रॉबिन। तो आपको राउंड रॉबिन समझ में आ गया ना, बस राउंड रॉबिन में ही था जो कि थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था, वो भी हमने आपको आसान बना दिया आपके लिए। अब बस आपको क्या ध्यान रखना है, अब आप पूछ रहे होंगे सोच रहे होंगे कि ये जो P4 P1 P3 P2 इसका जो वेटिंग टाइम होगा हम कैसे निकालेंगे, बिना जो राउंड रॉबिन है उसमें निकालने का तरीका तो आपने बता दिया, बट जो हमारा शॉर्टेस्ट जॉब है और हमारा ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जॉब है, इसमें वेटिंग टाइम कैसे पता चलेगा, जैसे जैसे ही आप जो है इसका ग्रैंड चार्ट बनाओगे, तो इसमें आपको वेटिंग टाइम या तो दिया हुआ रहेगा, अगर आपको वेटिंग टाइम निकालना है तो आपको आप डायरेक्ट जो है इसका जो बस्ट टाइम जो है होगा, जैसे P4 का बस्ट टाइम 3 है, तो 3 माइनस कर दोगे 0 से, आपका जो है वेटिंग टाइम निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सॉरी, जो हमें बस्ट टाइम दिया हुआ होगा ना उसे तो हम लास्ट में माइनस करेंगे, उससे पहले हम ग्रैंड चार्ट में देखेंगे जो हमारा कंप्लीशन टाइम है, जैसे P4 जो प्रोसेस है हमारा वो कंप्लीट कितने मिली सेकेंड्स में हो रहा है 3 मिली सेकेंड्स में। तो हमने जो क्या किया है 3 - 0 ब्रैकेट में लिखा, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर माइनस में हमारा वो जो बस टाइम गिवन है वो हम ले लेंगे P4 का 3 मिली सेकेंड्स, तो 3 - 3 क्या हो गया 0, तो हमारा वेटिंग टाइम क्या आ गया 0 आ गया। चलिए इसको अच्छे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जॉब दिया हुआ है, बस टाइम दिया हुआ है ऊपर देखिए टेबल में, और नीचे हमारे ये ग्रैंड चार्ट बन चुका है। ठीक है, अब हमें वेटिंग टाइम निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है हमारा उसका वेटिंग टाइम निकालने के लिए जैसे 12 - 0 फिर -12 कर रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला है ये कि जैसे हमारा जो हमारा जो ये जो आ रहा है, ये जो 1 के बाद 12 आ रहा है ना,
ये जो 1 है इसका जो कंप्लीशन टाइम क्या है 12 मिली सेकेंड्स। तो इसलिए हमने यहाँ 12 माइनस 0 लिया है, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट है, हमने 0 से ही माइनस किया इसको, ठीक है। तो और ये 2 उसके बाद हमने क्या माइनस किया है यहाँ पे 12। तो 12 हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि फर्स्ट वाला जो प्रोसेस है उसका बर्स्ट टाइम क्या है 12 है। तो हमने यहाँ पर लास्ट में माइनस में 12 लिखा हुआ है। तो 12 माइनस 12 0। तो ये हो गया हमारा, इसका वेटिंग टाइम निकल गया पहले वाले का। अब दूसरे वाले में क्या करना है, फिर से लेना है उसका जो कंप्लीसन टाइम है 43 है। तो 43 माइनस 0, फिर माइनस में 31 किया है। 31 क्यों किया है, जो क्योंकि दूसरे वाले जो प्रोसेस है इसका बर्स्ट टाइम हमारा 31 है, यहाँ पर देखिए 31 है ना, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस किया है, ठीक है। ऐसे हमारा वेटिंग टाइम निकलेगा, चाहे वो शॉर्टेस्ट जॉब हो या फिर आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो, ठीक है। तो ये ऐसे निकलता है। और राउंड रॉबिन के लिए तो वो अलग मेथड है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये जो हमने माइनस में 0 किया है, ये क्या है, ये हमारा एक अराइवल टाइम है। ये हमें गिवन होगा, अगर गिवन नहीं होगा कि आपका अराइवल टाइम क्या है तो आप 0 ही मानोगे हमेशा, ठीक है। तो ये अराइवल टाइम 0 है, ठीक है। इसलिए हमने ये क्या किया, पहले तो हमने उसका जो कंप्लीशन टाइम है टोटल प्रोसेस का जो कंप्लीट हो रहा है उसमें से माइनस किया अराइवल टाइम, फिर माइनस किया हमने उसका बर्स्ट टाइम, ठीक है। बर्स्ट टाइम क्या है कि उसका एक प्रोसेस है, उसका असली जो काम है वो कितने टाइम में हो रहा है, बाकी जो वेट करना पड़ रहा है उसका प्लस करके वो तो हमारा कंप्लीशन टाइम निकल के आता है, ठीक है। बट हमारा प्योर जो काम हो रहा है कितने सेकंड में हो रहा है, 12 सेकंड में लास्ट वाले में, ठीक है। माइनस में जो लास्ट में हमने 12 लिखा है ना, वो बर्स्ट टाइम है। बर्स्ट टाइम को ही हम प्योर सेकंड कहेंगे, जिसमें वो टास्क को कंप्लीट करता है, पूरा काम जो है करता है, ठीक है। यही चीज़ हमें समझना था और हम समझ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा इस चैप्टर में जो है राउंड रॉबिन तक ही था। जितना मैंने आपको सब समझाया है इस चैप्टर के लिए उतना ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए और हमारे लिए भी, ठीक है। और बाकी ये मल्टी लेवल की ये सब जो है छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कम टाइम में आपको बढ़िया सुविधा देना। और इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है और मैंने अपनी वेबसाइट भी खोली है। और उस वेबसाइट में आके आप कम टाइम में आप अपने एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन कर सकते हो और बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक यू।